प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। तो दोस्तों, हाजिर हूँ एक एक्स्ट्रा एपिसोड लेकर आप सबकी डिमांड पर। आप बस लाइक और कमेंट्स कर देना, उतना ही मेरे लिए बहुत कुछ है। आपका सपोर्ट इसी से साबित होता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अध्याय 541 रहस्यमयी नरक द्वार आश्रम। शुक्र है कि सिया पहले ही पीहू को लेकर मुंह हाथ धुलाने अंदर चली गई थी, वरना अगर सिया ने ये मैसेज देख लिया होता तो गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी वह अपनी सफाई नहीं दे पाती। इसलिए देवांश ठाकुर ने बिना एक पल की देरी किए सीधे रिया कपूर का चैट बॉक्स डिलीट कर दिया। और इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से डिलीट करने के बाद उसने उसे ब्लॉक भी कर दिया, ताकि वह दोबारा कभी उसे ऐसे परेशान करने वाले मैसेज न भेज सके। लेकिन देवांश ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया कपूर का वीचैट मरने के बाद ईशा देशमुख उसे एक और मैसेज भेज देगी। कंटेंट लगभग वैसा ही था और टेक्स्ट के नीचे वाली तस्वीरें भी लगभग एक जैसी थीं, बस कैमरा एंगल बदल गया था। पहले फोटो बिल्कुल बीच वाले उस शख्स ने ली थी, अब कैमरा दाईं और दूसरे व्यक्ति के हाथ में था, जिसका मतलब था कि बीच में जो सुडौल लंबी और सीधी टांगें थीं वे रिया कपूर की थीं, उसके दाईं और बर्फ जैसी गोरी और नाजुक टांगें ईशा देशमुख की थीं, और बाकी 3 जोड़ियां। अरे रुको, वह ये सब एनालाइज क्यों कर रहा है? ब्लॉक, इसे भी ब्लॉक करना होगा। चूंकि देवांश ने लव्या सालियान और बाकी लोगों को वीचैट पर ऐड नहीं किया था, इसलिए उन दोनों को ब्लॉक करने के बाद पूरी दुनिया शांत हो गई। फोन को एक तरफ रखते हुए देवांश ने पीछे वाले पहाड़ की दिशा में देखा। घर के अंदर से अभी भी पीहू की खिलखिलाती हंसी सुनाई दे रही थी। ये सुनकर उसके माथे की लकीरें मिट गईं। उसने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और एक हल्की मुस्कान के साथ घर के अंदर चला गया। हमेशा की तरह पीहू दादी के साथ सोना चाहती थी, जबकि सिया दीपिका के साथ सो रही थी और देवांश को एक खाली कमरे की पहरेदारी करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। बलवंत ठाकुर और बाकी लोग इसके आदी हो चुके थे। आखिरकार ये बदमाश देवांश रात को सोते समय शरीफ नहीं रहता था और पीहू को बिगाड़ने पर तुला रहता था। वह इसी लायक था कि ठंडे बिस्तर पर अकेला सोए। देवांश बिस्तर पर लेटा रहा, सोया नहीं बल्कि थोड़ी देर तक साधना करता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि परिवार के सभी लोग सो चुके हैं, तो वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ ही छलांगों में पीछे वाले पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। जिसे चोटी कहा जा रहा था, वह दरअसल पीछे वाले पहाड़ का मूल ढलान था, जबकि असली चोटी को जबरदस्ती उड़ाकर कीचड़ के सैलाब में बदल दिया गया था और अब वह पहाड़ की दूसरी तरफ खामोशी से पड़ी थी। चोटी पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक आकृति जो पहले से वहां खड़ी थी, तेजी से उसके पास आए और उससे करीब 1 गज की दूरी पर रुक गई। तुम्हें भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई? उस आवाज में थोड़ी ठंडक थी, फिर भी एक उम्मीद छिपी थी, खासकर उसकी आंखों में। जब उसने देवांश की ओर देखा तो वहां पहले वाली हिकारत नहीं थी, बल्कि अब वहां खौफ और उलझन का मिला जुला भाव था। कर्नल रोशनी पाटिल, गरुड़ कमांडो फोर्स की लेजेंडरी कप्तान, ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की प्रशंसा नहीं की थी। उसके सामने खड़ा यह आदमी पहला शख्स था। देवांश ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, वह दरिंदा एक ज़ोंबी है। जिंदा रहने के लिए खून पीना उसकी फितरत है। उसकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। कायदे से तुम्हें हराने के बाद उसे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, बल्कि तुम्हारा खून चूस लेना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रोशनी ने गहरी चिंता में डूबते हुए कहा।
सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि महेश पाटिल और लांस नायक संजू के साथ भी उसने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा वह पूरे गांव को दफन करना चाहता था, जिससे लगता है कि लोगों को मारना ही उसका असली मकसद था। लेकिन यह उस बात के उलट है जो मैंने पहाड़ में देखी थी। तुमने पहाड़ में क्या देखा? देवांश ने उत्सुकता से पूछा। तब रोशनी ने देवांश को विस्तार से बताया कि कैसे उसने पहाड़ में जानवरों के शवों को अलग अलग स्तर पर सड़ते हुए पाया था। अपनी बात खत्म करने के बाद रोशनी ने अपनी राय रखी, चूंकि जानवरों का खून अब उसे संतुष्ट नहीं कर सकता तो उसे इंसानी खून पीना ही होगा। अगर ऐसा है तो उसने हम तीनों पर हमला क्यों नहीं किया? और मुझे अभी महसूस हुआ, जब मैंने उसे घने जंगलों में ढूंढा था तो मुझे लगा था कि उसे मेरी लोकेशन पता है और वह मेरे लिए आ रहा है। लेकिन ध्यान से सोचने पर लगता है कि उस समय उसका निशाना मैं नहीं बल्कि नागपुर गांव था, और मैं बस उसका रास्ता रोक रही थी। पूरा नागपुर गांव? देवांश ने दोहराया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, यह पूरा नागपुर गांव नहीं हो सकता, वरना महेश पाटिल नए साल तक जिंदा ही नहीं बचता। वह मेरे आने का इंतजार कहाँ करता? रोशनी ने सिर हिलाया, इस तर्क से सहमत होते हुए। लेकिन अगर यह पूरा नागपुर गांव नहीं है तो उसने इस पूरी पर्वत श्रृंखला को क्यों तोड़ दिया? क्या उसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी जिसे कहीं निकालना था, या वह सिर्फ कीचड़ के सैलाब से पूरे गांव को डुबोना चाहता था? लेकिन अगर वह पूरे गांव को डुबो देता तो किसका खून पीता? पूरे गांव को डुबोना? देवांश ने फिर से दोहराया। तभी अचानक उसके दिमाग में दो शब्द कौंध गए, गांव का नरसंहार। नरसंहार? गांव का नरसंहार? ये सुनकर रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। लेकिन वह गांव का नरसंहार क्यों करेगा? देवांश ने सिर हिलाया और कहा, अगर उसकी बुद्धि जागृत होती तो शायद गांव का नरसंहार उसके किसी काम आता, लेकिन वह साफ तौर पर एक बिना दिमाग की कठपुतली है। गांव का नरसंहार उसके किसी काम का नहीं होगा। देवांश यह इसलिए तय कर पाया कि वह ज़ोंबी बिना दिमाग का था क्योंकि जब वह 100 मीटर ऊंचे प्रकाश के कवच के सामने आया था तो वह दरिंदा साफ तौर पर डर गया था। जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि होती है वह जानता है कि जान है तो जहान है, और उन लोगों या चीज़ों से दूर रहता है जो उनके लिए खतरा पैदा करती हैं। हालांकि वह चीज़ उससे बहुत डर रही थी, फिर भी उसने भागना नहीं चुना। इसके बजाय उसने रुककर उससे आमने सामने लड़ने का फैसला किया और आखिरकार पूरी तरह मिट गया। ये बताता था कि वह सिर्फ एक कठपुतली था जिसमें अपनी कोई समझ नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि उसे अपना मिशन पूरा करना है, भले ही इसका मतलब मौत और उसकी साधना का अंत ही क्यों न हो। चूंकि यह उसके किसी काम का नहीं है तो फिर वह नरसंहार क्यों? इस मोड़ पर रोशनी अचानक जम गई, फिर बड़ी बड़ी आंखों से देवांश को घूरने लगी। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। तुम्हारा मतलब है यह उसके पीछे खड़े उस शख्स का काम है जो गांव का नरसंहार चाहता है, और फिर मारे गए ग्रामीणों की आत्माओं का इस्तेमाल अपनी साधना बढ़ाने के लिए करेगा? देवांश ने सिर हिलाया। मौजूदा हालात से तो यही लगता है। बोलने के बाद देवांश ने फिर पूछा, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम सेना में एक ऊंचे पद पर होगी, तो क्या तुम जानती हो कि क्या कोई ऐसा आश्रम है जो कृत्रिम रूप से ज़ोंबी बना रहा है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने एक पल के लिए सोचा, जैसे कुछ तौल रही हो। थोड़ी देर बाद उसने देवांश से कहा, मैं ऐसे एक आश्रम के बारे में जानती हूँ, लेकिन चूंकि यह बेहद गोपनीय जानकारी है मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इसे नरक द्वार आश्रम कहा जाता है। इसके अलावा जब तक तुम्हारी रैंक मुझसे ऊंची नहीं है मैं एक शब्द भी नहीं कह सकती। क्या होगा अगर मैं जनरल हर्षवर्धन से तुम्हें बताने का आदेश दिलवा दूं? देवांश ने पूछा। रोशनी ने सिर हिलाया। हालांकि जनरल ने मेजर कुलकर्णी के मामले को सुलझाने में तुम्हारी मदद की, लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ पुराने चीफ जगदीश कपूर के सम्मान में किया। ऐसी टॉप सीक्रेट जानकारी के लिए जब तक वे तुम्हारी ताकत नहीं जानते उनका तुम्हारी मदद करना नामुमकिन है, और तुम मुझे अपनी पहचान बताने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए यह मामला मूल रूप से अनसुलझा ही रहेगा। देवांश मुस्कुराया। तुम उस बारे में निश्चिंत रह सकती हो, वे मेरी पहचान जानते हैं। इस बार उनका नागपुर गांव आना भी मेरे साथ एक सौदे पर बातचीत करने के लिए है। रोशनी। ये सुनकर रोशनी ने देवांश को सिर से पैर तक जांचा, फिर पूछा, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे ये बताना है, क्या जनरल हर्षवर्धन तुम्हें ये राज खोलने के लिए कह सकते हैं? देवांश ने सीधे पूछा। मुझे डर है कि वो भी नहीं, रोशनी ने कुछ शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाते हुए कहा। देवांश अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक पाया। अब क्या दिक्कत है? क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक किसी की रैंक तुमसे ऊंची है तुम बोल सकती हो? रोशनी ने समझाया। चूंकि यह टॉप सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन सिस्टम के भीतर का राज है, इसलिए जब मैंने कहा रैंक में ऊंचा तो मेरा मतलब स्पेशल ऑपरेशन सिस्टम के भीतर ऊंचा होना था। हालांकि नियमित सैन्य ढांचे में जनरल हर्षवर्धन की रैंक मुझसे बहुत ऊपर है। मुझे शक है कि जनरल हर्षवर्धन को यह भी पता होगा कि इस दुनिया में कोई नरक द्वार आश्रम मौजूद है।
इसलिए जब तक ये स्पेशल ऑपरेशन सिस्टम के भीतर की बात है, जनरल हर्षवर्धन मुझे आदेश नहीं दे सकते। तो ऐसी बात है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास इस नरक द्वार आश्रम के बारे में जानकारी पाने का वास्तव में कोई तरीका नहीं है? देवांश थोड़ा हैरान हुआ और इस नरक द्वार आश्रम के बारे में और भी उत्सुक हो गया। ये कैसा आश्रम हो सकता है जो इतना रहस्यमय है कि जनरल हर्षवर्धन के स्तर के किसी व्यक्ति को भी इसके बारे में पता नहीं हो सकता? ये पूरी तरह सच नहीं है। जब तक कि रोशनी ने अभी भी सिर हिलाया, लेकिन फिर उसकी आंखों में अचानक एक चमक आई। जब तक कि तुम्हें उस शख्स की मंजूरी नहीं मिल जाती। देवांश उलझन में दिखा। वह शख्स? कौन शख्स? अध्याय 542। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो एक नज़र ही काफी होती। रोशनी ने सिर हिलाया। तुम सिस्टम का हिस्सा नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्या ये फिर से गोपनीयता का नियम है? देवांश ने फीकी हंसी हंसी, लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ाया। रोशनी का गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना दिखाता था कि वह एक काबिल सैनिक थी, इसलिए देवांश ने उस पर दबाव नहीं डाला, वरना उसके पास उसे बुलवाने के कई तरीके थे। ये सुनकर रोशनी ने देवांश की ओर माफी भरी नजरों से देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी जान बचाई और तुम सच पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें वह जानकारी नहीं बता सकती जो तुम चाहते हो। माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा फर्ज है, मैं समझता हूँ। देवांश ने हाथ हिलाया। इस वजह से मन में कोई शिकायत नहीं पाली। आखिरकार अमरलोक में 1 लाख साल तक अपनी जान के लिए लड़ते हुए उसने इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हालातों का सामना किया था। विरोधी आश्रम की खुफिया जानकारी न होना तो दूर की बात है, कभी कभी तो उसे उस आश्रम का नाम भी नहीं पता होता था जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया हो। कम से कम अब वह जानता था कि विरोधी का नाम नरक द्वार आश्रम है। अगर वह आगे जांच करना चाहेगा तो उसे जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा, इसलिए देवांश बेचैन नहीं था। मुझे अचानक कुछ और याद आया जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। रोशनी को जैसे कुछ याद आया और वह फिर बोली, यह नरक द्वार आश्रम, इनके ज़ोंबी तो गौण हैं, जिसमें वे सबसे माहिर हैं वह है दक्ष साधना। दक्ष साधना? देवांश चौंक पड़ा, जैसे कोई सैकड़ों साल से गरीब हो और अचानक उसे सोने की खदान मिल गई हो। इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही कम थी। अपने दम पर थोड़ा थोड़ा करके साधना करते हुए उसे नहीं पता था कि कितना समय लगेगा। उसने अभी तक सारे ऊर्जा मणि भी जमा नहीं किए थे। हालांकि वह नए साल के बाद दिव्य मेघा आश्रम में मुफ्त की लूट के लिए जा सकता था, लेकिन जो चीजें अभी हाथ में न हो वे हमेशा मन में बेचैनी पैदा करती हैं। इसके अलावा उसे फिलहाल यह नहीं पता था कि दिव्य मेघा आश्रम में कितने ऊर्जा मणि हैं। अगर वहां पर्याप्त नहीं हुए तो क्या उसकी खुशी बेकार नहीं जाएगी? लेकिन अब जब नरक द्वार आश्रम सामने आ गया था तो सब कुछ अलग था। ये वास्तव में एक ऐसा आश्रम था जो दक्ष साधना का अभ्यास करता था। चाहे वे दक्ष साधना के किसी भी चरण में क्यों न पहुंचे हों, यह संकेत था कि वे एक साधक संप्रदाय थे। जब तक यह एक साधक संप्रदाय था, वहां उसकी मुफ्त की लूट निश्चित रूप से दिव्य मेघा आश्रम से कहीं ज्यादा फलदायी होगी। अगर दिव्य मेघा आश्रम एक बैकअप था तो नरक द्वार आश्रम देवांश का दूसरा बैकअप था। भला देवांश खुशी से कैसे न झूम उठता। हालांकि देवांश की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उससे पहले ही रोशनी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। हाँ, दक्ष साधना। रोशनी ने सिर हिलाया। कहा जाता है कि वे दूसरों की किस्मत को निचोड़ सकते हैं और उस किस्मत का इस्तेमाल खुद को निखारने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सच में और कुछ नहीं कह सकती। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूसरों की किस्मत निचोड़ना शब्द सुनते ही देवांश के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। जो समस्याएं उससे पहले समझ नहीं आ रही थी वे उस पल एक दूसरे से जुड़ती हुई लग रही थीं। उसका व्यक्तित्व इतना ज्यादा क्यों बदल गया था? वह 2 साल से ज्यादा समय से हर जुआ क्यों हार रहा था? गांव लौटते ही ज़ोंबी ने हमला क्यों किया और वे पूरे नागपुर गांव का कत्लेआम क्यों करना चाहते थे? ये सारी बातें उसके खिलाफ रची गई एक साजिश जैसी लग रही थीं। पहले देवांश पक्का नहीं हो सकता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या इस दुनिया में सचमुच ऐसे असाधारण लोग हैं जो दूसरों की किस्मत बदल और निचोड़ सकते हैं। इसलिए उसने मुख्य रूप से शाप पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन दिव्य मेघा आश्रम की जांच करने के बाद उसने पाया कि उनके शाप बेहद कमजोर थे और उनका उस पर कोई असर नहीं था। इसलिए देवांश का सुराग उस समय मूल रूप से टूट गया था। लेकिन अब रोशनी से यह जानकर कि नरक द्वार आश्रम वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है, देवांश का दिमाग अचानक खुल गया। भले ही वह अभी भी नहीं जानता था कि नरक द्वार आश्रम किस तरह का संप्रदाय था, लेकिन केवल इस आधार पर कि वे दूसरों की किस्मत निचोड़ने में माहिर थे, देवांश ने तय किया कि उसे उनसे मिलना ही होगा। उसकी पिछली खुशी रोशनी की पानी की बाल्टी से बुझ गई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह पानी दिल खुश करने वाली खबर होगा जिसने देवांश को पहले से भी ज्यादा खुश कर दिया। जब तक वह नरक द्वार आश्रम को ढूंढ लेता और यह साफ कर लेता कि क्या उन्होंने उस पर अपनी दक्ष साधना का इस्तेमाल किया था, पिछले 2-3 सालों के उसके सभी बेवकूफाना व्यवहार की व्याख्या हो सकती थी।
उसे वास्तव में सिया को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने उसे जो दुख दिया था वह असली था। लेकिन उसे खुद को एक स्पष्टीकरण देने की जरूरत थी, मन की शांति पाने के लिए, खुद को ये समझाने के लिए कि वह एक अत्याचारी पति नहीं था और निश्चित रूप से एक बुरा पिता नहीं था। ये सोचते ही देवांश के चारों ओर की पहाड़ी हवा और रात का सन्नाटा बेहद खूबसूरत और उज्ज्वल लगने लगा। मिस्टर देवांश, क्या हुआ? रोशनी ने कुछ चिंता के साथ पूछा। आखिरकार एक जवान आदमी का सुबह सुबह पहाड़ की चोटी पर इस तरह मुस्कुराना सचमुच अजीब था। कुछ नहीं, बस कुछ खुशी की बात याद आ गई, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोशनी के पास शब्द नहीं थे। उसने उसे जानकारी नहीं दी थी तो उसे गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी। इसके बजाय वह खुश क्यों था? मिस्टर देवांश, आप निश्चिंत रहें, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नरक द्वार आश्रम के मामले की रिपोर्ट करूंगी। अगर यह नागपुर गांव से जुड़ा हुआ पाया गया तो मैं निश्चित रूप से आपको और नागपुर गांव के हर व्यक्ति को जवाब दूंगी, रोशनी ने दृढ़ता के साथ कहा। देवांश ने सिर हिलाया, इस मामले पर ज्यादा न सोचते हुए, बल्कि पूछा, जब तुम आंगन में थी तो तुमने मुझे अपनी आंखों से पहाड़ पर आने का इशारा किया था। क्या कोई जरूरी बात थी? मिस्टर देवांश, क्या आप शुरू से जानते थे कि मैं उस ज़ोंबी का मुकाबला नहीं कर सकती? रोशनी ने सीधे पूछा, बिना बात घुमाए। हाँ रोशनी, वह पीछे वाले पहाड़ पर जो सुनहरा कवच था, क्या वह आपने बनाया था? क्या आप शुरू से जानते थे कि ज़ोंबी पहाड़ को तोड़कर गांव का कत्लेआम करना चाहता है? वह चीज़ वास्तव में मैंने बनाई थी, लेकिन उसका मकसद उस दरिंदे को गांव में घुसने से रोकना था। रही बात कीचड़ के सैलाब की, वह पूरी तरह से एक संयोग था। देवांश को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर उसने पहले से तैयारी न की होती तो शायद पूरा नागपुर गांव नष्ट हो गया होता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस सुनहरे कवच का नाम क्या है? रोशनी ने पूछा। उसकी भावनाएं थोड़ी उथल पुथल थीं। लघु वज्रकुंड, देवांश के मुंह से निकल गया। फिर उसके हाथ के एक इशारे के साथ सुनहरा कवच तुरंत ऊपर उठ गया, अंधेरी रात में असाधारण रूप से शानदार और चमकदार दिखाई देने लगा। देवांश ने आगे कहा, ये वही वज्रकुंड है जिसके बारे में कहावत है, वज्र की सीमा कोई लंघ नहीं सकता, लेकिन चूंकि यह अभी पूरा नहीं है, इसे केवल लघु वज्रकुंड कहा जा सकता है। लघु वज्रकुंड, रोशनी ने दोहराया, दूर सुनहरे कवच को देखते हुए। अपनी ही ताकत से पूरे नागपुर गांव को बचाने के देवांश के कारनामे को याद करते हुए उसका साधक हृदय तुरंत उछल पड़ा और उसका खून खौलने लगा। क्या शानदार लघु वज्रकुंड है! बोलने के बाद रोशनी ने देवांश की ओर देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, मिस्टर देवांश, कैंप के सभी अफसरों और जवानों की ओर से मैं आपकी उदार मदद के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आप न होते तो कैंप 32 मामूली चोटों और 0 मौतों का शानदार रिकॉर्ड हासिल नहीं कर पाता। यह आप ही थे जिसने मुझे एक बड़ी गलती करने से रोका। वरना अगर ज़ोंबी ने गांव का कत्लेआम कर दिया होता और मैं उन्हें रोकने में असमर्थ होती तो मैं आम लोगों की नज़रों में एक ऐतिहासिक अपराधी बन जाती और यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र मिलिट्री रीजन के लिए एक कलंक। तो धन्यवाद। इसके साथ रोशनी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक स्टैंडर्ड मिलिट्री सैल्यूट के साथ देवांश को सलामी दी। ये सुनकर देवांश ने लापरवाही से हाथ हिलाया और मुस्कुराया, मुझे इतना महान मत बनाओ। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरा परिवार यहाँ रहता है और मैं नहीं चाहता था कि वह दरिंदा उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बने। ये तो तुम सब हो जो ये जानते हुए भी कि तुम कमजोर हो फिर भी आगे बढ़े, असली तारीफ के हकदार तो तुम लोग हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोशनी उसकी बातों से दंग रह गई, फिर मुस्कुराई और पूछा, तो क्या हम एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं? शायद, मुझे भी ऐसा ही लगता है, देवांश ने एक पल सोचा और जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। अंधेरे आसमान के नीचे सुनहरा कवच जल बुझ रहा था, सुंदर और भव्य। हंसने के बाद कवच बुझ गया और रोशनी ने फिर पूछा, आप साफ तौर पर इतने शक्तिशाली हैं, आप अपनी पहचान जानबूझकर क्यों छिपाते हैं? ये सुनकर देवांश ने पहाड़ के नीचे आंगन की ओर देखा। अपनी दिव्य दृष्टि के बिना भी वह साफ पहचान सकता था कि सिया किस कमरे में सो रही थी। ये सोचकर कि सिया अब तक एक मीठे सपने में खो गई होगी, देवांश के होठों के कोने अनायास ही एक हल्की मुस्कान में बदल गए। तो उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं उसे निराश नहीं करना चाहता, एक रत्ती भर भी नहीं। वह, क्या आप सिया की बात कर रहे हैं? रोशनी ने धीरे से पूछा, उसके स्वर में थोड़ी ईर्ष्या थी। देवांश ने जवाब नहीं दिया, बस भारी मन से सिर हिलाया। इस दुनिया में अनगिनत महिलाएं थीं, लेकिन केवल सिया ही उसकी, देवांश की चांदनी थी, उसके दिल का सुकून। लेकिन अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी आप उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। रोशनी ने पूछा, माथे पर बल देते हुए, बहुत हैरान होकर। देवांश ने सिर हिलाया, फिर लालसा भरी आंखों से कहा, हालांकि मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द कर पाऊंगा। आसमान से आती हल्की तारों की रोशनी में देवांश के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर रोशनी पल भर के लिए सुन्न रह गई।
वह वास्तव में जानना चाहती थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो परम शक्तिशाली देवांश भी पूरा नहीं कर सकता। न जाने क्यों एक पल के लिए उसे अचानक अपने बगल में खड़े इस गुमनाम महागुरु के लिए सहानुभूति की एक टीस महसूस हुई, इतनी कि वह अनजाने में बोल पड़ी, मुझे विश्वास है कि तुम यह जरूर कर सकते हो। देवांश मुस्कुराया, मुझे भी विश्वास है, क्योंकि मुझे ये करना ही होगा। रोशनी देवांश के परफेक्ट चेहरे से और भी ज्यादा मोहित हो गई और सहानुभूति की भावना और गहरी हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसके मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं, तो उसने जल्दी से सिर झटका और फिर विषय बदल दिया। आखिरी से दूसरा सवाल, अगर हम दोनों पूरी ताकत से मुकाबला करें तो मुझे काबू करने में तुम्हें मोटे तौर पर कितनी चालें चलनी पड़ेंगी? हम काबू, जब ये शब्द आता है तो मुझे उम्मीद की एक हल्की सी भावना क्यों महसूस होती है। रोशनी पाटिल, जल्दी से अपने गंदे विचारों को दूर करो। ये सुनकर देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, काबू करने के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो एक नज़र ही काफ़ी होती। उद्धरण चिन्ह। रोशनी को अचानक वह दृश्य याद आ गया जब देवांश ने उस अजीब नीलकमल अग्नि का इस्तेमाल किया था और वह सिहर उठे बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि उसके सामने खड़ा यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। अगर वह उसे मारना चाहता तो वास्तव में एक नज़र ही काफ़ी होती। ये सोचकर रोशनी को न केवल हार का कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत उसे उम्मीद की एक हल्की सी भावना महसूस हुई। तो वह फिर बोली, आखिरी सवाल, क्या तुम हमारे गरुड़ कमांडो फोर्स के चीफ इंस्ट्रक्टर बन सकते हो? अध्याय 543, क्या नरक द्वार आश्रम उसकी किस्मत चुराना चाहता था? हम गरुड़ कमांडो फोर्स? देवांश ने पूछा, थोड़ा हैरान होकर। बिल्कुल, रोशनी ने सिर हिलाया, फिर समझाया, हमारा गरुड़ कमांडो फोर्स महाराष्ट्र मिलिट्री रीजन की शीर्ष स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसमें केवल 800 लोगों की नियमित तैयारी है जो सीधे। रुको, तुम गरुड़ कमांडो फोर्स से हो? देवांश ने सीधे रोशनी को बीच में ही रोक दिया। उसे यह बहुत अजीब लगा। उसने रोशनी को पहले स्पेशल ऑपरेशन सिस्टम के बारे में बात करते सुना था और सोचा था कि वह बस किसी स्पेशल फोर्स यूनिट का हिस्सा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह गरुड़ कमांडो फोर्स से होगी। क्या ऐसा नहीं लगता? रोशनी ने भौहें सिकुड़ी और पलटवार किया। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी काबिलियत के साथ गरुड़ कमांडो फोर्स में भी, जहां धुरंधर आम हैं, तुम जरूर एक बेहतरीन अस्तित्व होगी। लेकिन चूंकि तुम गरुड़ कमांडो फोर्स से हो, तो तुम मेरी पहचान कैसे नहीं जानती? महाराष्ट्र मिलिट्री रीजन ने उसे गरुड़ कमांडो फोर्स में सेवा देने के लिए एक अपवाद बनाया था। कायदे से गरुड़ कमांडो फोर्स के लोगों को उसकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। रोशनी शुरू से अंत तक उससे पूरी तरह अनजान क्यों लग रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल हर्षवर्धन ने उसे बताया ही नहीं कि वे नागपुर गांव सिर्फ उसे अपना चीफ इंस्ट्रक्टर बनने का न्योता देने आए हैं? मिस्टर देवांश, मैं मानती हूँ आप बहुत बेहतरीन हैं और आपकी ताकत इस दुनिया में शीर्ष स्तर की है, लेकिन पिछले 2 सालों में आपका प्रदर्शन बस बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल था, इसलिए हमारे गरुड़ ने आपके अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 2 सालों में देवांश की गतिविधियों के बारे में रोशनी ने एक पल के लिए सोचा और फिर भी बात करने का एक ज़्यादा सभ्य तरीका चुना। तो जनरल हर्षवर्धन ने तुम्हें भी मेरे बारे में नहीं बताया? देवांश ने फिर पूछा। रोशनी ने सिर हिलाया, नहीं। ये सुनकर देवांश समझ गया, जनरल हर्षवर्धन ने न केवल कैंप के अन्य लोगों से उसकी पहचान छिपा कर रखी थी, बल्कि गरुड़ कमांडो फोर्स की सदस्य रोशनी से भी। ये बताता था कि मेजर कुलकर्णी ने उसके सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत क्यों की थी, और मेरी मनाही सुनने के बाद भी रोशनी क्यों पहाड़ों में मौत को दावत देने पर अड़ी रही। हालांकि देवांश को जो समझ नहीं आ रहा था वह ये था कि गरुड़ के सदस्यों से भी इसे छिपाकर रखने के पीछे जनरल हर्षवर्धन का क्या इरादा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें डर था कि अगर उन्हें उसकी पहचान पहले से पता चल गई तो बात लीक हो जाएगी और उसे अन्य मिलिट्री रीजन के लोग छीन ले जाएंगे? देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसे यह संभावना बेहद कम लगी। रोशनी की उसे गरुड़ कमांडो फोर्स में पढ़ाने की पिछली विनती को याद करते हुए देवांश जल्दी ही जनरल हर्षवर्धन का इरादा समझ गया। तो ऐसी बात है, ये बूढ़ा लोमड़, उम्र में बूढ़ा नहीं लेकिन गहरी सोच वाला, वास्तव में एक सैन्य नेता होने के लायक है। रोशनी ने फिर पूछा, तो जनरल हर्षवर्धन ने मिस्टर देवांश के बारे में क्या छिपाया? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात। देवांश ने खुलासा नहीं किया, बल्कि सिर हिलाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोशनी ने इस मामले पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि फिर पूछा, तो फिर मिस्टर देवांश, क्या आप गरुड़ कमांडो फोर्स में पढ़ाने के लिए तैयार होंगे? जब तक आप सहमत हैं, मैं सबसे शानदार सुविधाओं के लिए जनरल हर्षवर्धन के साथ बातचीत करने में आपकी मदद करूंगी, भले ही इसका मतलब सीधे मेरे जैसी ही मिलिट्री रैंक पाना हो। मैं इस पर विचार करूंगा। देवांश ने सीधे मना नहीं किया, लेकिन उसने सीधे सहमति भी नहीं दी। आखिरकार उसके पास अभी और भी जरूरी काम थे और उन्हें पूरा करने के बाद विचार करना बहुत देर नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोशनी गहरी सोच में डूब गई, बहुत हैरान।
मिस्टर देवांश, क्या इतनी शानदार शर्तें आपको हिला नहीं सकती? आप जानते हैं, 2 बार और 3 सितारों वाली रैंक कुछ ऐसी है जिसे मैंने अनगिनत जीवन मरण के संघर्षों के माध्यम से कमाया है, और यह पहले से ही एक बहुत ऊंची रैंक है। बात मिलिट्री रैंक की नहीं है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर उसे दिलचस्पी होती तो वह पहले ही सहमत हो गया होता जब जनरल ध्रुव खन्ना ने उसे मेजर जनरल की रैंक की पेशकश की थी। उसे अब तुम्हारे छोटे से 2 बार और 3 सितारों की क्या जरूरत होगी? ये सुनकर रोशनी ने हार नहीं मानी, बल्कि उसे मनाना जारी रखा। जब तक आप गरुड़ में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप नरक द्वार आश्रम के बारे में सारे राज भी जान सकते हैं। यही वह बात है जिसकी आपको अभी सबसे ज्यादा परवाह है। इस शर्त के साथ आप, देवांश, निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे, है ना? हालांकि देवांश अभी भी शांति से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा। आपको अभी भी सोचना है? क्या आप नरक द्वार आश्रम के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं? रोशनी पूरी तरह से निशब्द थी। देवांश को बिना जवाब दिए मुस्कुराते देख रोशनी ने लाचारी से पूछा, देवांश, इस दुनिया में क्या सच में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पिघला सके? है। देवांश ने अपनी ठुड्डी से पहाड़ के नीचे आंगन की ओर इशारा किया। उसकी आंखें तुरंत कोमल हो गईं। मेरे परिवार की आजीवन शांति और खुशी सुनिश्चित करना मेरे लिए इस दुनिया की सबसे ज्यादा पिघला देने वाली बात है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी के चेहरे के भाव जम गए। ये कल्पना करना मुश्किल था कि इतनी गहरी काबिलियत वाला व्यक्ति केवल अपने परिवार की रक्षा और आजीवन शांति की कामना करेगा। वह इतना महत्वाकांक्षी नहीं था, लेकिन न जाने क्यों रोशनी को देवांश के प्रति कोई नापसंदगी महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय उसे लगा कि उसकी महत्वाकांक्षा की कमी दुनिया की सबसे सरल और सच्ची बात है। अगर आप गरुड़ में कोई पद संभालने के लिए तैयार हैं, तो सेना की ढाल आपके पास होगी। इस दुनिया का कौन सा अज्ञानी आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? क्या इससे आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी? रोशनी को जैसे एक सफलता मिल गई थी, लेकिन देवांश ने यह सुनकर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बेहतर होगा कि तुम ये बात न उठाओ। जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे बस गुस्सा आता है। रहने दो, मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं इस पर सोचूंगा। क्या यह मेजर कुलकर्णी के मामले की वजह से है? अगर ऐसा है तो मैं अभी आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मैं मेजर कुलकर्णी को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। रोशनी ने दृढ़ चेहरे के साथ कहा। देवांश ने हाथ हिलाया। उसके साथ और बहस करने के लिए बहुत आलसी था। ठीक है, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस जा रहा हूँ। मैं अभी भी उम्मीद करती हूँ कि आप सहमत हो सकते हैं। आखिरकार अपनी अंतर्दृष्टि और ताकत के साथ आप गरुड़ को पूरी तरह से एक गुणात्मक छलांग लगवा सकते हैं। रोशनी ने बहुत ईमानदारी से कहा। हालांकि देवांश सीधे पहाड़ से नीचे चला गया। फिर उसने हाथ हिलाया और उसका पूरा वजूद अंधेरे में गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखा तो वह पहले से ही ठाकुर परिवार के आंगन में था। ये दृश्य देखकर रोशनी की आंखें अनायास ही फिर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह देवांश की हरकतों को साफ देख भी नहीं पा रही थी। तो जब उसने कहा कि वह मुझे सिर्फ एक नज़र से मार सकता है, तो वह बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था। रोशनी अपनी जगह पर जमी रही। रात की हवा को महसूस करते हुए काफी देर तक उबर नहीं पाए। न जाने कितने समय बाद रोशनी ने जख्मी पहाड़ी की ओर देखा। उसकी बाहें अचानक कसकर तंग गईं। तो नरक द्वार आश्रम वास्तव में देवांश को निशाना बना रहा था। उसकी किस्मत को निचोड़ना चाहता था। इतनी कम उम्र में ऐसी साधना का मालिक होना, अगर यह महान किस्मत नहीं है तो वास्तव में इस मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन होता। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पिछले 2 सालों में इतना लो प्रोफाइल रहना पड़ा। वह शायद नरक द्वार आश्रम जैसे संप्रदायों से बचाव कर रहा था। लेकिन अगर ऐसा है तो नरक द्वार आश्रम ने उसे कैसे ढूंढा? क्या ऐसा हो सकता है कि नरक द्वार आश्रम किसी व्यक्ति की किस्मत उसके बाहरी रूप रंग के आधार पर तय नहीं करता? रोशनी पहाड़ की चोटी पर खड़ी रही। उसकी बाहें काफी देर तक तनी रहीं। उसने बहुत देर तक सोचा, लेकिन समझ नहीं पाए। अनजाने में उसे वह दृश्य याद आया जहां देवांश ने उसे कीचड़ के सैलाब के दौरान ज़ोंबी को पीटने के लिए एक बड़े पेड़ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया था। उसके चमत्कारिक तरीकों को छोड़ भी दे तो बस ये तथ्य कि वह मेरी मौजूदा ताकत के आधार पर उस ज़ोंबी को दबाने के लिए एक चाल ईजाद कर सका, उसकी ये दूरदर्शिता ही गरुड़ को बहुत लाभ पहुंचाएगी। नहीं, मुझे उसे गरुड़ का चीफ इंस्ट्रक्टर बनाना ही होगा। अपना मन बनाने के बाद रोशनी ने पहाड़ से नीचे कदम बढ़ाए और गांव के अंत में बने कैंप की ओर दौड़ पड़ी। वह अब सुबह होने के लिए बेचैन थी, क्योंकि तब वह जनरल हर्षवर्धन के सामने देवांश को गरुड़ का चीफ इंस्ट्रक्टर नियुक्त करने की अपनी विनती रख सकती थी। अध्याय 544। देखा। लड़की घबरा गई। अगले दिन सुबह होने से पहले ही कैंप में सुबह की एक्सरसाइज की आवाजें गूंजने लगीं। ग्रामीणों की नींद में खलल न पड़े, इसके लिए कैंप की दैनिक सुबह की एक्सरसाइज नदी के पार किनारे पर की जाती थी। गांव से गुजरते समय वे नारे नहीं लगाते थे। केवल नागपुर पुल पार करने के बाद ही वे चैन की सांस लेते थे। हालांकि रोशनी ने एक दिन और एक रात से अपनी आंखें बंद नहीं की थीं
और कल उसे इतनी गंभीर चोटें आई थीं, फिर भी कैंप लौटने के बाद उसे नींद नहीं आई। उसका दिमाग देवांश के अचानक प्रकट होने के बाद के दृश्यों से भरा हुआ था। उसने जबरदस्ती उसका मुंह खोला, उसमें एक बेशकीमती गोली ठूंस दी, जिससे वह, जिसका मरना तय था, अपनी पीक स्टेट में लौट आए और यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप से बेहतर भी हो गई। फिर उसका वह हिंसक अंदाज, अकेले ही एक विशाल पेड़ को उठाना और बेरहमी से ज़ोंबी को पीटना, पूरी प्रक्रिया किसी भी दिखावे से रहित थी, जिसमें पूरी तरह से सरल, सीधे और जानलेवा वार शामिल थे। इसके बारे में अब सोचने भर से उसका दिल धड़कने लगता था। और फिर ज़ोंबी को पल भर में मार गिराना, उसके बाद हाथ के एक सौम्य इशारे से उस विनाशकारी कीचड़ के सैलाब को पहाड़ के दूसरी ओर धकेल देना, ये पूरी तरह से उसकी समझ के दायरे से बाहर था। भले ही उसने नहीं पूछा, वह अच्छी तरह जानती थी कि देवांश निश्चित रूप से एक सिद्ध महागुरु था, और इसके अलावा एक ऐसा महागुरु जिसने बहुत पहले ही सिद्ध स्तर में प्रवेश कर लिया था। ये देवांश के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीके ही थे जिन्होंने रोशनी को रात भर बिस्तर पर जगाए रखा। हालत ये थी कि सुबह होने से पहले ही वह उठी और जवानों के साथ सुबह की एक्सरसाइज में शामिल हो गई। वे कुछ जवान जो पहले पूरी रात कड़ी मेहनत करने और फिर सुबह जल्दी एक्सरसाइज करने की शिकायत कर रहे थे, रोशनी को उनके साथ शामिल होते देख उनकी सारी शिकायतें तुरंत दूर हो गईं। अगर वह, जो पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, एक्सरसाइज के लिए जल्दी उठने को तैयार थी, तो इन छोटे मोटे लोगों को शिकायत करने का क्या हक था। सुबह की एक्सरसाइज के बाद रोशनी नाश्ते के लिए मुख्य समूह के साथ मेस हॉल गई। उसने मूल रूप से नाश्ते के बाद जनरल हर्षवर्धन से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जनरल हर्षवर्धन और उनका दल पहले से ही मेस हॉल में इंतजार कर रहा होगा। कैप्टन करण शेरगिल मेस हॉल के प्रवेश द्वार पर सभी जवानों को पिछली रात के बचाव अभियान का सारांश दे रहे थे, जबकि रोशनी मेस हॉल में चली गई और सीधे जनरल हर्षवर्धन के पास गई। चीफ्स, आप लोग कल रात इतनी देर तक व्यस्त थे, आप थोड़ा और आराम क्यों नहीं कर लेते? रोशनी ने चिंता के साथ पूछा। जनरल हर्षवर्धन ने हाथ हिलाया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कैसे सो सकता हूँ? क्या तुमने गिनती की है? क्या हमवतन ग्रामीणों में कोई हताहत हुआ है? रिपोर्टिंग जनरल, गिनती कल रात पूरी हो गई थी। 2 जर्जर घरों के ढहने के अलावा, जिससे 3 वयस्कों और एक बच्चे को मामूली चोटें आईं, बाकी सभी नागरिक ठीक हैं। सबसे गंभीर चोट किसी की एड़ी पर पैर रखे जाने और भागते समय जोर से गिरने की थी, लेकिन ये सिर्फ एक सतही घाव था। पट्टी करने के बाद कुछ भी गंभीर नहीं था। रोशनी ने सच्चाई से रिपोर्ट दी। चोटों के बारे में सुनकर जनरल हर्षवर्धन बहुत खुश हुए। कैप्टन रोशनी, तुमने इस बार गांव की रक्षा करने में सराहनीय सेवा दी है। मैं तुम्हारी उपलब्धियों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सच्चाई से दूंगा। तुम्हें तुम्हारी योग्यता के लिए पुरस्कृत करने के अलावा मैं पूरी सेना के सामने तुम्हारी प्रशंसा भी करवाऊंगा और रिपोर्ट दूंगा। यह रोशनी बहुत हिचकिचाई, क्योंकि इस बार गांव की रक्षा करने का श्रेय उसका बिल्कुल नहीं था, बल्कि देवांश का था। लेकिन देवांश ने अपनी पहचान उजागर न करने के लिए कहा था, जिससे उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि इनाम बहुत कम है? जनरल हर्षवर्धन ने रोशनी की हिचकिचाहट देखी और पूछा। ब्रिगेडियर चाणक्य खन्ना ने कहा, अतीत में तुमने इतनी महान उपलब्धियां हासिल की, लेकिन चूंकि वे सभी विदेशी ताकतों से जुड़ी थीं, इसलिए तुम्हारी केवल आंतरिक रूप से प्रशंसा की जा सकती थी और जनता को तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में पता नहीं चला। लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार यह नागरिकों की रक्षा के लिए था। तुमने खुद को खतरे में डाला, कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ी। अगर तुम अब सामने नहीं आओगी तो कब आओगी? इसके अलावा अगर तुम न होती तो कौन जानता है कि इस बार कितने लोग मारे जाते और कितना नुकसान होता। ये श्रेय पूरी तरह तुम्हारा है। रोशनी ने मूल रूप से इसे टालना चाहा था, लेकिन चीफ्स को इसे अंजाम देने के लिए इतना उत्सुक देखकर वह जानती थी कि अगर उसने नहीं बोला तो वह वास्तव में शोहरत की भूखी इंसान बन जाएगी। इसलिए रोशनी ने अपनी आवाज़ धीमी की और उन्हें बताया, चीफ्स, असल में न तो ज़ोंबी और न ही कीचड़ के सैलाब को मैंने पीछे हटाया, बल्कि देवांश ने, जिनके यहाँ आप गए थे। वह बस नहीं चाहता कि दूसरों को इसके बारे में पता चले, इसलिए उसने मुझे उसके लिए इसे गुप्त रखने के लिए कहा। देवांश, लगभग सभी एक साथ चिल्लाए। क्या वह शहर में देर रात का नाश्ता नहीं कर रहा था? वह कब पहुंचा? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा? जनरल हर्षवर्धन ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। ये सुनकर रोशनी मन ही मन सोचने लगी, उस समय कीचड़ का सैलाब 100 मीटर ऊंचा था और आप प्रकाश कवच के नीचे लेटे हुए थे, तो जाहिर है कि आप उसे नहीं देख सकते थे। आपको छोड़िए, उस समय जहां वह खड़ा था वहां से उसे कोई नहीं देख सकता था। जब मेरे हथियार फट गए और मैं 100 मीटर ऊंचे प्रकाश कवच पर चढ़ गई, तब वह पहुंचा। बाद की लड़ाई पूरी तरह से उसने लड़ी और कई किलोमीटर के कीचड़ के सैलाब को भी उसके हाथ के एक इशारे ने पीछे हटा दिया। रोशनी ने बिना किसी छिपाव के सच्चाई से कहा। तो ऐसी बात है। जनरल हर्षवर्धन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। रोशनी ने देखा कि जहां उनकी आंखों में थोड़ी उलझन थी, वहीं कोई आश्चर्य बिल्कुल नहीं था।
इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सकी, जनरल हर्षवर्धन, क्या आप बिल्कुल हैरान नहीं हैं कि वह इसे क्यों छिपाएगा? जनरल हर्षवर्धन ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, वह हमेशा से इतना लो प्रोफाइल रहा है, इसमें हैरान होने की क्या बात है? हमेशा से इतना? रोशनी बहुत हैरान थी और देवांश के चरित्र के लिए उसका सम्मान और भी बढ़ गया। इसलिए वह सीधी खड़ी हो गई और लोहे पर चोट मारते हुए बोली, जनरल हर्षवर्धन, मेरे पास एक बात है जिसे मैं आपसे मंजूर करने का अनुरोध करना चाहती हूँ। क्या बात है? बैठ जाओ और बात करो, तुम इतनी औपचारिकता क्यों दिखा रही हो? जनरल हर्षवर्धन ने अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा। रोशनी ने संकोच नहीं किया और सीधे बैठ गई, मेज की एक तरफ। जनरल हर्षवर्धन, मैंने कल ज़ोंबी के खिलाफ देवांश के तरीके देखे और उन्हें केवल गहरे और अथाह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसलिए मैं जनरल से देवांश को गरुड़ कमांडो फोर्स के चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध करना चाहूंगी। रोशनी ने सीधे कहा। ये सुनकर सातों दिग्गजों की आंखों में एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान कौंध गई, लेकिन उन सभी ने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया, रोशनी को कोई संकेत नहीं मिलने दिया। जनरल हर्षवर्धन ने रोशनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी बेटा, दरअसल हमने चीफ इंस्ट्रक्टर के लिए एक उम्मीदवार की पहचान पहले ही कर ली है और हम अभी बातचीत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि तब तुम निराश नहीं होगी। जनरल हर्षवर्धन, ऐसा नहीं है कि मैं आपका उत्साह कम करना चाहती हूँ, लेकिन क्या इस दुनिया में देवांश से ज्यादा बेहतरीन कोई है? रोशनी ने बेबाकी से कहा, जनरल हर्षवर्धन को नाराज करने से डरे बिना। यह जरूरी नहीं कि सच हो। नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि जिस व्यक्ति के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, अगर वह सहमत हो जाता है तो वह निश्चित रूप से अब वाले देवांश से कहीं ज्यादा बेहतरीन होगा। जनरल हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये बकवास नहीं है? देवांश की साधना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, तो भविष्य का देवांश स्वाभाविक रूप से अब वाले देवांश से ज्यादा शक्तिशाली होगा, है ना? जनरल हर्षवर्धन, क्या आप वास्तव में देवांश को समझते हैं? क्या आपने उसे एक क्षण में देखा है? रोशनी बेचैन हो गई। देवांश ने सुबह कहा था कि जनरल हर्षवर्धन और बाकी लोग उसकी पहचान जानते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल नहीं जानते, वरना वे बहुत पहले ही देवांश से अपने चीफ इंस्ट्रक्टर बनने की भीख मांग चुके होते। उसे यहाँ इतनी मिन्नतें क्यों करनी पड़ती? देखा, लड़की घबरा गई। जनरल हर्षवर्धन हंसे। जनरल ध्रुव खन्ना, ब्रिगेडियर चाणक्य खन्ना और बाकी लोग ये दृश्य देखकर जोर से हंस पड़े, जिससे रोशनी पूरी तरह से चकरा गई। बेटा, इस बात को दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। संक्षेप में, अपने हर्ष अंकल पर भरोसा रखो, वह तुम्हें निश्चित रूप से एक संतोषजनक चीफ इंस्ट्रक्टर देंगे। जनरल हर्षवर्धन ने वादा किया। ठीक है, मैं देखूंगी कि जनरल किस तरह का विशेषज्ञ ढूंढ सकते हैं। रोशनी आखिरकार एक सैनिक थी और आज्ञापालन उसका कर्तव्य था, इसलिए उसने अब बहस या मनाने की कोशिश नहीं की। इस पल मेस हॉल के प्रवेश द्वार पर जवानों के लिए कैप्टन करण शेरगिल की टिप्पणियां सुनी जा सकती थीं। संक्षेप में, सुबह सुबह का बचाव अभियान लगभग एक आदर्श बचाव कहा जा सकता है। यह आप लोगों की वजह से ही है कि नागपुर गांव 0 मौतों का वह असंभव रिकॉर्ड हासिल कर पाया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बनाए रख सकते हैं और कभी रणवीर गिल से नहीं सीखेंगे, जिसने सेकंड लेफ्टिनेंट होने का दावा किया और खतरे का सामना करते समय नागरिकों से भी तेज भागा। क्या वह एक सैनिक है? वह तो बस एक सैनिक के नाम पर कलंक है। अंत में, आइए हम अपनी चीफ रोशनी पाटिल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अगर वह न होती तो हम सब कीचड़ के सैलाब में मारे जाते। तो तालियां कहाँ हैं? जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, मेस हॉल के प्रवेश द्वार पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तालियां सुनकर रोशनी का मन हुआ कि अपना सिर खाने में छिपा ले। वह कुछ नहीं कर सकती थी, उसे लग रहा था कि वह इसके लायक नहीं है। हालांकि जैसे ही तालियां थमी और कैप्टन करण ये घोषणा करने ही वाले थे कि अब खाने का समय है, गांव के छोर की दिशा से अचानक एक चीख आई, आह! अध्याय 545, क्या हम देवांश के कारनामों को सार्वजनिक कर दें? कल रात गांव पर ज़ोंबी हमले के बाद रोशनी और कैप्टन करण की नसें बेहद तनी हुई थीं। इसलिए वह आवाज सुनते ही दोनों लगभग एक साथ बाहर निकले, उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जहां से आवाज आई थी। जवान भी जाना चाहते थे, लेकिन रोशनी ने उन्हें रोक दिया, उन्हें अंदर जाकर खाना खाने को कहा। रोशनी का तर्क सरल था, अगर वह खुद कुछ हल नहीं कर सकती तो जवानों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। अगर वह खुद इसे हल कर सकती है तो जवानों के जाने की और भी कम जरूरत थी। इसलिए जवानों को परेशान करने के बजाय उन्हें शांति से खाने देना बेहतर था। रोशनी की रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही कैप्टन करण कैंप से बाहर भागे, वह लगभग चीख के स्रोत पर पहुंच चुकी थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह एक दुखद दृश्य देखेगी, यहाँ तक कि उसने एक भयानक दृश्य की कल्पना भी की थी कि एक ज़ोंबी किसी का खून चूस रहा है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सिर्फ महेश पाटिल था, जो आंगन में खड़ा था, पीछे वाले पहाड़ की ओर देख रहा था, इतना हैरान कि वह काफी देर तक होश में नहीं आया।
यहाँ तक कि उसने उसे दरवाजे से कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर कि महेश पाटिल की सांसें सामान्य हैं, रोशनी ने उसे और परेशान नहीं किया और जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस लौट गई। रास्ते में एक चिंतित कैप्टन करण से मिली और उसे भी कैंप लौटने के लिए कहा। चीफ रोशनी, क्या सब ठीक है? कैप्टन करण ने बेचैनी से पूछा। सब ठीक है, रोशनी ने सिर हिलाया, फिर उसे जैसे कुछ याद आया और निर्देश दिया। मुझे अनुमान है कि बाद में गांव से ऐसी और चीखें आएंगी, सबको बताना कि वे इसकी चिंता न करें और अपना काम करते रहें। ... ये सुनकर कैप्टन करण के माथे पर बल पड़ गए, जैसे उसने भी कुछ सोचा हो। फिर वह रोशनी के बगल में चलने लगा, चोरी छिपे उसकी सुराहीदार गर्दन को देखते हुए जो खुली थी। उसने पहले दाईं ओर से थोड़ी देर देखा और कोई सुराग न मिलने पर वह बाईं ओर गया और ध्यान से जांच की। उसकी हरकतें इतनी स्पष्ट थीं कि रोशनी का ध्यान न जाना मुश्किल था। क्या यह अच्छी लग रही है? रोशनी ने सीधे अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। अच्छी लग रही है, लेकिन कोई काटने के निशान क्यों नहीं हैं? कैप्टन करण ने अनजाने में जवाब दिया। वह आमतौर पर रोशनी की गर्दन को इस तरह देखने की हिम्मत नहीं करता था, चोरी छिपे भी नहीं। इस बार उसके पास एक अच्छा कारण था, इसलिए उसके पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। काटने के निशान? कैसे काटने के निशान? रोशनी ने पूछा, जिज्ञासा से भौहें सिकोड़ते हुए। उस ज़ोंबी के काटने के निशान जिसने आपको काटा था, कैप्टन। करण ने हिम्मत करके कहा, सीधे उसका रास्ता रोकते हुए, उसे कैंप जाने से रोकते हुए। रोशनी ने यह सुना, हैरान दिखाई दी और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैप्टन करण, तुम्हें क्या हो गया है? क्या ये सच नहीं है? अगर आपको ज़ोंबी ने नहीं काटा था, तो आप हमें ग्रामीणों की चीखों के बारे में चिंता न करने के लिए क्यों कहेंगी? कैप्टन करण ने लड़ाई की मुद्रा अपनाई और पूछना जारी रखा, ईमानदारी से कबूल करो, क्या तुमने उस ज़ोंबी के साथ साजिश की है, जानबूझकर यह भ्रम पैदा किया है कि ज़ोंबी खत्म हो गया है, लेकिन असल में तुम ज़ोंबी को गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने दे रही हो, है ना? पागल। रोशनी ने बस सिर हिलाया और धीरे से कोसते हुए सीधे कैंप की ओर चल दी, कैप्टन करण की रुकावट की परवाह किए बिना। ये देखकर कैप्टन करण ने एक जांचने वाला हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वह रोशनी के करीब भी पहुंच पाता, उसने उसे एक हथेली से दूर धकेल दिया। सिर्फ एक चाल से कैप्टन करण जान गया कि उसके और रोशनी के बीच का अंतर ऐसा नहीं है जिसे लगन और मेहनत से पाटा जा सके। अगर ऐसा नहीं है तो तुम पहले उस ज़ोंबी को हरा क्यों नहीं पाई, लेकिन फिर तुम बिना किसी चेतावनी के अचानक जीत गईं और यहाँ तक कि कीचड़ के सैलाब को पहाड़ की दूसरी ओर धकेल दिया गया। और अब तुम हमें उन चीखों से निपटने क्यों नहीं दे रही हो? कैप्टन करण चिल्लाया, ये देखते हुए कि वह जीत नहीं सकता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, महेश पाटिल के घर से एक और चीख आई। इस बार ये संभवतः उसकी पत्नी सुनीता पाटिल थी जिसने यह आवाज निकाली थी। रोशनी समझाने के लिए बहुत आलसी थी, इसलिए उसने कैप्टन करण से कहा, अगर तुम जानना चाहते हो क्यों, तो खुद जाकर देख लो। बोलने के बाद रोशनी अब नहीं रुकी और सीधे कैंप वापस चली गई। कैप्टन करण स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और महेश पाटिल के घर की ओर दौड़ पड़ा। लगभग 2 मिनट बाद कैप्टन करण सिर झुकाए कैंप लौटा, परेशान और खुद को कोसता हुआ। उसने चीफ रोशनी पर शक कैसे किया? अब उसने पूरी तरह से अपनी नाक कटवा ली थी। जैसे ही वह कैंप के प्रवेश द्वार पर लौटा, जवानों ने उससे पूछा, डिप्टी कमांडर करण, वे 2 चीखें किस बारे में थीं? कैप्टन करण ने यह सुना और चिढ़कर कहा, सही से पहरा दो, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। और इस तरह उस सुबह नागपुर गांव में एक के बाद एक चीख गूंजती रही और सभी ग्रामीण इन चीखों के बीच जागे। ठाकुर परिवार का आंगन। चूंकि देवांश ने इस बार कोई ध्वनि अवरोधक व्यूह नहीं लगाया था, बलवंत ठाकुर और अन्य लोगों ने उन चीखों को सुना और अपने कमरों से बाहर भागे, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और जब उन्होंने चारों ओर देखा और पीछे वाले पहाड़ का दृश्य देखा, तो उनके मुंह से अनायास ही एक चीख निकल गई, आह! मिस्टर और मिसेज बलवंत ठाकुर, दीपिका, सिया और पीहू ने उस सुबह साफ देखा कि जो कभी विशाल पीछे वाला पहाड़ था, अब उसका केवल आधा शरीर बचा था, दूसरा विशाल आधा हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, पहाड़ का बचा हुआ आधा हिस्सा, जो मूल रूप से एक हरी भरी पर्वत श्रृंखला थी, अब उल्टे पड़े पेड़ों, हर तरफ बिखरे पत्थरों और मिट्टी से भरा था, तबाही और खंडहर का एक दृश्य। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सुबह सुबह आया कीचड़ का सैलाब असल में कितना भयानक रहा होगा। ये भी उसी पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि कर्नल रोशनी ने कल कैसा दुनिया हिला देने वाला कारनामा किया था। इस सारे कीचड़ के सैलाब को अकेले साफ करना, क्या ये वास्तव में इंसानी ताकत के बस की बात थी? हालांकि चूंकि जनरल हर्षवर्धन ने ऐसा कहा था, तो ये सच ही होगा, और ग्रामीण पहले ही अपना सामान तैयार कर चुके हैं और कैंप की ओर चल पड़े हैं, तो ये गलत कैसे हो सकता है? जल्दी अपना सामान तैयार करो, हम अपनी जान बचाने के लिए कर्नल रोशनी का धन्यवाद करने कैंप जा रहे हैं। बलवंत ठाकुर ने जल्दी से निर्देश दिया। कांता ठाकुर और दीपिका ने यह सुना और बिना कोई और शब्द कहे तैयारी करने चले गए।
सिया पीहू को गोद में लिए गहरी सोच में थी। क्या रोशनी, जो अपनी ताकत से इस पहाड़ के आधे हिस्से के बराबर कीचड़ के सैलाब से लड़ सकती है, पीहू के शरीर के अंदर की बीमारी से भी निपटने में सक्षम हो सकती है। भले ही यह काम करेगा या नहीं, उसे अपने मन की शांति के लिए पूछना ही था। जल्द ही कांता ठाकुर और उनकी बेटी ने अपना सामान तैयार कर लिया और आंगन से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने पाया कि देवांश वहां नहीं था। देवांश कहाँ है? जल्दी करो और उस आलसी को जगाओ। कर्नल रोशनी ने ग्रामीणों की जान बचाए, अगर वह उनका धन्यवाद करने नहीं जाता है तो ये कर्नल रोशनी का कितना अपमान होगा। बलवंत ठाकुर ने कहा, अपनी बेल्ट उठाते हुए और देवांश के कमरे की ओर बढ़ते हुए। लेकिन इससे पहले कि वह अपना बेमिसाल चाबुक चला पाते, देवांश ने पहले ही दरवाजा खोला और बाहर निकल आया, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। जैसे ही समूह संकरी पगडंडी से बाहर निकला, उन्होंने तुषार यादव की मर्सिडीज बेंज को मुख्य सड़क से मुड़ते देखा। कार छोटी सड़क पर मुड़ी और रुकी, और जैसे ही समूह बाहर निकला, वे अपने सामने के दृश्य से दंग रह गए। पीहू, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या पीछे वाला पहाड़ सच में आधा गायब है? तुषार यादव की आंखें अविश्वास से फटी थीं। वेदिका ने सुन्न होकर सिर हिलाया, साफ तौर पर वह भी इस दृश्य से चौंक गई थी। वह कर्नल रोशनी, क्या उसने सच में इस पर्वत श्रृंखला के आधे हिस्से के कीचड़ के सैलाब को अकेले रोक दिया? डिम्पल का छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया, उसका चेहरा पूरी तरह से खौफजदा था। लकी तनेजा ने अपनी हथेली से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया, फिर थूक निगला और भारी आवाज में कहा, मैंने कल क्या कहा था? क्या कर्नल रोशनी की ताकत डरावनी हद तक अब नॉर्मल नहीं है? तुषार यादव और अन्य तीनों ने यह सुनकर एक साथ सिर हिलाया, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो मेरे लिए उसकी 3 चालों का सामना करना ही काफी बड़ी बात है। आखिरकार वह एक ऐसी मॉन्स्टर है जो आधी पर्वत श्रृंखला का सामना कर सकती है। लकी ने कहा, शर्मिंदा होने के बजाय बल्कि गर्व महसूस करते हुए। ... तुषार यादव और अन्य लोगों ने लकी पर अपनी आंखें घुमाईं, फिर देवांश से पूछा, तुम हाथ में सामान लेकर इतनी सुबह निकल रहे हो, क्या रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो? रिश्तेदारों से मिलना? मेरी जूती, क्या मेरे रिश्तेदारों को मिलने की जरूरत भी है? हम अपनी जान बचाने के लिए रोशनी का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। देवांश ने एक लाचार मुस्कान के साथ कहा, ऐसी वीर हस्ती के लिए धन्यवाद तो बनता है। एक पल रुको, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुषार यादव ने कहा। डिक्की से कई गिफ्ट बॉक्स निकाले और उन्हें लेकर देवांश के परिवार के पीछे पीछे गांव के छोर की ओर चल पड़ा। पूरे नागपुर गांव में बिना किसी संगठन के सभी ग्रामीण अपने आप कैंप में आ गए। फिर जोर से कर्नल रोशनी चिल्लाने लगे, अपनी जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए उनसे मिलने की जिद करने लगे। रोशनी, जो इस वक्त कैंप में छिपी थी, बाहर का शोर सुनकर शर्मिंदगी से मरी जा रही थी। उसने यहाँ तक सोचा कि क्या उसे देवांश को बेच देना चाहिए और उसके कारनामों को सार्वजनिक कर देना चाहिए। अध्याय 546, वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और उन्हें अंदर बुलाओ। कर्नल रोशनी पाटिल को यह विचार बहुत लुभावना लगा, इतना कि वे लगभग अपना मन बना ही चुकी थीं और देवांश ठाकुर को बेचने के लिए कैंप से बाहर जाने ही वाली थीं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अभी उन्हें देवांश की मदद की जरूरत है, और अगर उन्होंने उसे इस तरह नाराज कर दिया तो शायद वह गरुड़ के चीफ इंस्ट्रक्टर का पद स्वीकार नहीं करेगा। ये सोचकर रोशनी ने एक गहरी आह भरी और कैप्टन करण शेरगिल से कहा कि कैंप के प्रवेश द्वार पर खड़े गांव वालों को जल्दी से वहां से हटा दें, ताकि उनकी नींद में खलल न पड़े। जनरल हर्षवर्धन को देवांश को नियुक्त करने के लिए न मना पाने के कारण रोशनी बहुत निराश थी। वे लगातार 5 वर्षों से अंतिम स्थान पर आ रहे थे, तो जनरल हर्षवर्धन बदलाव और नवाचार की तलाश क्यों नहीं कर रहे थे? या क्या सच में जनरल हर्षवर्धन को देवांश से भी ज्यादा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया था? रोशनी ने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यह असंभव है, क्योंकि देवांश की क्षमताएं उनकी समझ से पूरी तरह परे थीं। कोई भी जानता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने पूरे जीवन में सिद्ध महागुरु के स्तर तक पहुंचना ही ऐसा है जैसे उसकी 7 पुश्तों के भाग्य खुल गए हों, तो फिर वह चिकित्सा और चक्रव्यूह कला में भी इतना पारंगत कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, देवांश के पास जो चिकित्सा कौशल था वह कोई साधारण डॉक्टरी नहीं थी, बल्कि वह रस विद्या में माहिर था और ऊर्जा गोलियां बना सकता था, जो और भी अविश्वसनीय था। आखिरकार रस विद्या और चक्रव्यूह कला बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी कलाएं थीं। देवांश का इन दोनों विधियों में एक साथ महारत हासिल करना असंभव था। भले ही उसके पूर्वजों की कब्र में विस्फोट हो जाए, इसके लिए तो उसकी पुश्तैनी कब्र में परमाणु सम्मेलन की आवश्यकता होगी। फिर भी देवांश के पास ये विधियां थीं, इसलिए रोशनी को लगा कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी एक कौशल में देवांश से आगे निकल जाए। लेकिन जब समग्र शक्ति की बात आती है तो कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो उस स्पेशल फोर्स का नेतृत्व करता था, जिसने शुरुआत से ही सैन्य महाकुंभ में लगातार पहला स्थान हासिल किया था, शायद देवांश को एक हाथ से आसानी से हरा सकता हो, लेकिन वह निश्चित रूप से देवांश जितना सर्वगुण संपन्न नहीं था।
इसके अलावा वह व्यक्ति संभवतः उनके गरुड़ का चीफ इंस्ट्रक्टर बनने नहीं आएगा, इसलिए वह गलतफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके गरुड़ को अब जिस चीज की कमी थी वह था एक व्यापक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, कोई ऐसा जो उनकी मौजूदा गिरावट को पूरी तरह से बदल सके और उन्हें अंतिम आने के इस श्राप से मुक्त कर सके। स्पष्ट रूप से देवांश ऐसा ही व्यक्ति था, लेकिन जनरल हर्षवर्धन हठधर्मिता से ऐसे उस्ताद का उपयोग करने से इनकार कर रहे थे और उस व्यक्ति पर भरोसा करने की जिद कर रहे थे जिसे उन्होंने ढूंढा था। भले ही उन्होंने जिसे ढूंढा हो वह एक सिद्ध महागुरु ही क्यों न हो, या शायद बेकार ही होगा और साल के अंत में होने वाले सैन्य महाकुंभ में वे फिर से अंतिम स्थान पर ही रहेंगे। ये सोचकर रोशनी उत्तेजित हो उठी, यह विचार करते हुए कि मौजूदा मुसीबत को कैसे हल किया जाए। जल्द ही रोशनी के दिमाग में एक योजना आई जो बहुत चतुर तो नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से प्रभावी थी। जब जनरल हर्षवर्धन द्वारा ढूंढा गया चीफ इंस्ट्रक्टर गरुड़ में अपना पद संभालने आएगा तो वे उस बंदे को अपनी ताकत का ऐसा नमूना दिखाएंगे कि वह कठिनाई देखकर ही मैदान छोड़ भागेगा। उस समय जनरल हर्षवर्धन के पास उपयोग करने के लिए कोई और नहीं होगा और उन्हें मजबूरन देवांश को ही आमंत्रित करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, रोशनी ने उत्साहपूर्वक अपना फोन निकाला और एक गुप्त संचार पद्धति का उपयोग करते हुए सभी गरुड़ सदस्यों को एक आदेश भेजा। गरुड़ के सदस्य जो देश भर में मिशन पर थे, उन्हें यह आदेश मिला और डिकोड करने के बाद उसमें केवल एक ही वाक्य था, चाहे नया चीफ इंस्ट्रक्टर कोई भी हो, एक सिद्धांत याद रखना, उसे मार मार कर अधमरा कर देना। हालांकि वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन जो लोग जवाब दे सकते थे उन्होंने तुरंत एन्क्रिप्शन का उपयोग करके वापस संदेश भेजा, जिसे डिकोड करने पर केवल 2 शब्द मिले, आदेश प्राप्त। संदेशों को एक के बाद एक आते देख रोशनी खुशी से मुस्कुरा दी। रोशनी द्वारा सौंपे गए काम के लिए करण शेरगिल ने पूरी कोशिश की, लेकिन गांव वालों को तितर बितर नहीं कर सका। अंत में उसे एक युक्ति सूझी और उसने ये बहाना बनाया कि रोशनी कल रात बहुत थक गई थी और उन्हें आराम की जरूरत है, जिससे गांव वाले अपना मुंह बंद करने पर मजबूर हो गए और उन्होंने फिर कोई शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं रोशनी के आराम में खलल न पड़े। क्या किया जा सकता था? नागपुर गांव के लोग कभी कभी बहुत प्यारे होते थे। बलवंत ठाकुर और उनकी पत्नी जाने ही वाले थे, लेकिन अपनी बहू को अभी भी कैंप के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर वे तुरंत आगे बढ़े और पूछा, सिया क्या बात है? सिया कुछ नहीं बोली, बस अपनी गोद में पीहू की ओर एक नजर डाली। ये देखकर बुजुर्ग दंपति तुरंत समझ गए और उनकी आंखों में चमक आ गई। बलवंत ठाकुर ने तो उत्साह में अपनी जांघ पर हाथ मारा और बोले, बिल्कुल सही, मैंने इस बारे में सोचा क्यों नहीं। बोलने के बाद बलवंत आगे बढ़े जब तक कि संतरी ने उन्हें रोक नहीं दिया। फिर उन्होंने मुड़कर जाते हुए करण शेरगिल को आवाज लगाई, कैप्टन करण, कैप्टन करण, कृपया कर्नल रोशनी तक मेरा एक संदेश पहुंचाने में मदद करें। हालांकि करण ईमानदार और सीधा साधा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि ठाकुर परिवार का जनरल हर्षवर्धन की नजरों में बहुत सम्मान है, इसलिए वह मुड़ा और पास आकर पूछा, काका मेरे लिए क्या संदेश है? बलवंत को डर था कि वे ठीक से समझा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने सिर घुमाकर सिया की ओर देखा। सिया ने तुरंत कहा, कर्नल रोशनी के पास असाधारण कौशल है। हम कर्नल रोशनी से विनती करना चाहते हैं कि वे मेरी बेटी की स्थिति की जांच करें और देखें कि क्या वे कोई मदद कर सकती हैं। ये सुनकर करण की भौहें तुरंत तन गईं और उसने अनजाने में ही पूछ लिया, क्या यह अभी भी ठीक नहीं हुई? उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसने देखा कि पीहू की हालत बहुत अच्छी थी, खासकर उसके सिर के बाल जो उसके अपने बालों से भी घने थे। उसकी तुलना में वह खुद कैंसर का मरीज ज्यादा लग रहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि पीहू की बीमारी में सुधार हुआ है या वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। आखिरकार आजकल कई कैंसर की इलाज दर बहुत अधिक है न? सिया ने जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिला दिया। ये देखकर करण की भौहें सिकुड़ गईं और उसका दिल हल्का सा दुखने लगा। उसे यह कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा बीमारी की लगातार यातना सह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित होने और उस समय उस बदमाश देवांश द्वारा इतना क्रूर व्यवहार किए जाने के बावजूद वह इतना अच्छा रवैया बनाए रख सकती थी, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वास्तव में वह एक फरिश्ते का अवतार थी। करुणावश करण ने सिर हिलाया, फिर सिया से फुसफुसाते हुए कहा, एक पल रुकिए। जैसे ही गांव वाले थोड़ा दूर चले जाएंगे, आप मेरे साथ अंदर आकर खुद चीफ रोशनी से मिल सकती हैं। सिया इस खबर से बहुत खुश हुई और जल्दी से धन्यवाद दिया। धन्यवाद कैप्टन करण। पीहू, जल्दी से कैप्टन अंकल को धन्यवाद कहो। ये सुनकर पीहू ने बहुत आज्ञाकारी भाव से कहा, थैंक यू करण अंकल। उसे करण अंकल ने करण के चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान ला दी। उसका बस चलता तो वह उसे मौके पर ही अपनी मुन्हाबोली बेटी बना लेता। थोड़े इंतजार के बाद अधिकांश गांव वाले चले गए।
हालांकि कुछ लोग उत्सुक थे कि ठाकुर परिवार कैंप में क्यों रुका है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ठाकुर परिवार के जनरल हर्षवर्धन के साथ संबंधों के बारे में सोचा, वे तुरंत समझ गए उस कनेक्शन के बिना कैंप के प्रवेश द्वार पर मटर गश्ती मत करो, कहीं ऐसा न हो कि गोली लग जाए और पता भी न चले कि गोली कहाँ से आई। ये देखकर कि समय लगभग हो चुका है, करण उन्हें कैंप के अंदर ले गया। तुषार और बाकी लोग भी स्वाभाविक रूप से उनके पीछे हो लिए। रोशनी के ऑफिस में पहुंचकर करण ने रिपोर्ट कहकर आवाज लगाई और अनुमति मिलने के बाद वह रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अंदर गया। चीफ रोशनी, एक गांव वाला आपसे मिलना चाहता है, उम्मीद है कि आप मदद कर सकती हैं। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी नींद में खलल मत डालना, और मैं बाहरी लोगों से नहीं मिल रही हूँ। रोशनी ने चिढ़कर कहा, लेकिन ये गांव वाली सिया है, चाहे कोई भी हो, मैं नहीं। एक मिनट रुको, तुमने कौन कहा? सिया, वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और उन्हें अंदर बुलाओ। अध्याय 547। ये लड़का न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाता है, बल्कि इंसानी जान को भी मिट्टी समझता है। ये पूरी तरह से दुष्ट है। रोशनी के अचानक बदले हुए रवैये से करण चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी, जो इतनी सख्त थी, सिया के साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार क्यों करेगी। भले ही वह देवांश की पूर्व पत्नी थी, लेकिन इतना विनम्र होने की क्या जरूरत थी। इसके अलावा क्या देवांश सिर्फ एक छोटा सा वैद्य नहीं है जो जनरल हर्षवर्धन का सम्मान पाने के लिए जगदीश कपूर के संपर्कों पर निर्भर है। आप, गरुड़ की प्रतिष्ठित कैप्टन, इतना झुक क्यों रही हैं? इसने उन सभी बहानों को पूरी तरह से बेकार कर दिया जो उसने यहाँ आते समय सोचे थे। करण शेरगिल ठाकुर निवास से जल्दी निकल गया था, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जनरल हर्षवर्धन ने आंगन में क्या कहा था, और न ही उसे मेजर जनरल रैंक पर जनरल ध्रुव खन्ना के रुख के बारे में पता था। अब तक वह यही मानता था कि जनरल हर्षवर्धन ने कल केवल जगदीश कपूर के प्रभाव के कारण देवांश की तरफदारी की थी। लेकिन अपने सदमे के बावजूद करण जल्दी से बाहर गया और सिया के परिवार का अंदर स्वागत किया। आगंतुकों को देखकर रोशनी भी दंग रह गईं। उन्हें लगा था कि यह सिर्फ सिया है, तो देवांश भी क्यों आया है। हालांकि चूंकि वह यहाँ था, उन्हें और भी अधिक उत्साह दिखाना चाहिए। शायद अगर वह खुश हुआ तो वह गरुड़ में कोई पद स्वीकार कर लेगा। ये सोचकर रोशनी ने मन बना लिया कि सिया बाद में जो भी अनुरोध करेगी वह उसे बिना शर्त स्वीकार कर लेंगी, ताकि देवांश के प्रति अपना सम्मान दिखा सकें। गांव वालों, क्या कोई विशेष बात है जिसके लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? रोशनी ने विनम्र मुस्कान के साथ पूछा। सिया ने पहले पीछे देखा, अपने सास ससुर को जो उपहार वे लाए थे उन्हें नीचे रखने का इशारा किया। फिर वह रोशनी की ओर मुड़ी और बोली, कर्नल रोशनी, मुझे पता है कि आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी बेटी को बचाने की विनती करना चाहती हूँ। बचाना? अपनी बेटी को बचाना? रोशनी की आंखें फैल गईं, उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। वह भी खुद को समझा रही थी कि सिया के किसी भी अनुरोध को स्वीकार कर लें, और अब वह पूरी तरह से हक्की बक्की रह गईं। मिस सिया, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? ये नन्ही बच्ची तो गुलाब जैसी खिली हुई लग रही है, इसकी रंगत तो मुझसे भी बेहतर है। क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं इसे बचाऊं, न कि इसके विपरीत? रोशनी ने काफी लाचारी महसूस करते हुए पूछा। सिया ने अपना सिर हिलाया, फिर संक्षेप में रोशनी को नन्ही पीहू की स्थिति समझाई। समाप्त करने के बाद उसने कहा, मुंबई के सियांश अस्पताल ने कहा है कि उसके पास अधिक से अधिक 6 महीने हैं, इसलिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। जैसे ही सिया बोली, वह रोशनी के सामने घुटने टेकने लगी, जिससे रोशनी डर गई और जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। अरे मिस सिया, चलिए बात करते हैं। क्या आप मुझ पर अचानक हमला करने की कोशिश नहीं कर सकती? अगर आप ऐसे घुटने टेकेंगी तो आपके पति के सुरक्षात्मक स्वभाव को देखते हुए क्या वह मुझे जान से नहीं मार देगा? लेकिन सिया को उठाने के बाद रोशनी ने गहरी चिंता में डूबकर पूछा, क्या ये वाकई इतना गंभीर है? लेकिन ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और तो और आपके पति। जैसे ही रोशनी बोली, उन्होंने देवांश की ओर देखा, फिर जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उफ, बाल बाल बची, लगभग भेद खुल ही गया था। वह वास्तव में कहना चाहती थी, तुम्हारे पति एक परम वैद्य हैं जिनके पास शानदार चिकित्सा कौशल है, तुम्हें मदद के लिए उनके पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं, जो चिकित्सा में नौसिखिया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं कुछ आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा उपाय जानती हूँ, लेकिन वे स्पेशल फोर्स के जवानों की जान बचाने के लिए हैं। क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं पीहू के इलाज के लिए अपने साधारण चिकित्सा कौशल का उपयोग करूं? ये सुनकर सिया को लगा कि रोशनी देवांश द्वारा औषधीय गोलियां बेचने की बात कर रही हैं, इसलिए उसने सिर हिलाया और समझाया, पीहू की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से देवांश की औषधीय गोलियों पर टिकी है, लेकिन फिर भी यह 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। 1 साल से कम चलेगा? रोशनी ने सदमे में चिल्लाया, फिर चौड़ी आंखों से देवांश को घूरने लगी। उनका चेहरा आश्चर्य और अचानक हुए एहसास से भर गया। वह अब समझ पाई कि सुबह सुबह पहाड़ के पीछे देवांश ने केवल अपने परिवार के लिए शांति और खुशी के जीवन की कामना क्यों की थी। पता चला कि वह भी नन्ही पीहू को ठीक नहीं कर सकता था।
उन्हें आखिरकार यह भी पता चल गया कि देवांश अपनी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद इतना लो प्रोफाइल क्यों रहता था, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी छिपाकर। वह अपने परिवार को निराश करने से डरता था, सिया को निराश करने से डरता था, इसलिए वह केवल अपनी पहचान छिपा सकता था और वह स्वयं चुपचाप सब कुछ अकेले सहन कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय उसके चेहरे पर वह थके हुए दुख का भाव था। उन्हें लगा था कि वह भावुक हो रहा है, लेकिन यह उसका गहरा दुख निकला। तो कर्नल रोशनी, मुझे उम्मीद है कि आप संकोच नहीं करेंगी और मेरी बेटी की जान बचाएंगी। जैसे ही सिया बोली, वह फिर से रोशनी के सामने घुटने टेकने ही वाली थी। वह कोई नाटक नहीं कर रही थी, उसे वास्तव में विश्वास था कि रोशनी में उसकी बेटी को बचाने की क्षमता है। आखिरकार वह अकेले ही कई किलोमीटर लंबे भूस्खलन को पहाड़ के दूसरी तरफ धकेल सकती थी। इतनी अद्भुत शक्तियों के साथ क्या वह किसी बच्चे की लाइलाज बीमारी को ठीक नहीं कर सकती थी? मिस सिया, रोशनी ने अपना मुंह खोला। उन्हें बोलना बहुत मुश्किल लग रहा था। उन्होंने एक बार फिर देवांश के दर्द और सहनशीलता को महसूस किया कि यह वास्तव में कितना कठिन था। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत जुटाई और सिया से कहा, मिस सिया, सच कहूं तो आप मुझसे युद्ध में जाने और दुश्मनों को मारने के लिए कह सकती हैं, लेकिन बीमारियों का इलाज करने और जान बचाने के लिए कहना, ये वास्तव में मुझे मुश्किल स्थिति में डाल देता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का चेहरा तुरंत मुरझा गया और वह अपने आप से बुदबुदाई, जैसा कि उम्मीद थी, यह अभी भी संभव नहीं है। सिया के निराश चेहरे को देखकर रोशनी को एक अजीब सा दिल का दर्द महसूस हुआ। हालांकि वह मां नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए एक मां का प्यार, आत्मग्लानि और अपराधबोध महसूस कर सकती थी। उन्होंने चोरी छिपे देवांश की ओर देखा और उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई बाहें फिर भी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखने की उसकी कोशिश को देखकर रोशनी को और भी बुरा लगा। उन्हें नहीं पता था कि देवांश ने कब तक चुपचाप इसे अकेले सहा है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट थी कि देवांश का दर्द निश्चित रूप से सिया से कम नहीं था। सौभाग्य से सिया की धुंधली आंखों में जल्द ही उम्मीद की एक किरण फिर से जगी। चीफ रोशनी, क्या आप गुरु देवांश से संपर्क कर सकती हैं? मुंबई वाले गुरु देवांश। गुरु देवांश। रोशनी ने देवांश की ओर देखा। उनके चेहरे पर संदेह का एक संकेत था, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी से छिपा लिया। फिर पूछा, क्यों, क्या मुंबई के ये गुरु देवांश पीहू को ठीक कर सकते हैं? सिया ने सिर हिलाया। देवांश अभी जो औषधीय गोलियां बांट रहे हैं वे गुरु देवांश से ही हैं, इसलिए जब तक वे मदद करने को तैयार हैं, वे निश्चित रूप से पीहू को ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर रोशनी की बाहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। देवांश पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने सिया से कहा, मिस सिया, मुझे अभी गुरु देवांश से संपर्क करना नहीं आता, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको तुरंत सूचित करूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद कर्नल रोशनी। सिया बहुत खुश थी। उसे लगा कि आखिरकार उसने उनके शकल की दहलीज में कदम रख ही दिया है। हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। सिया का मानना था कि जब तक वह डटी रहेगी, वह निश्चित रूप से गुरु देवांश को ढूंढ निकालेगी और उनसे पीहू को ठीक करने के लिए कहेगी। चीफ रोशनी, क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकती हूँ, ताकि अगर आप गुरु देवांश से संपर्क करें तो आप? सिया ने सावधानी से पूछा। जरूर। रोशनी ने कोई नखरे नहीं दिखाए, सीधे अपना फोन निकाला और सिया को फ्रेंड के रूप में ऐड कर लिया। उसे फ्रेंड के रूप में जोड़ने के बाद सिया ने अपना फ़ोन नंबर भेजा ताकि रोशनी के पास उससे संपर्क करने के और तरीके हों। सिया का मामला सुलझने के बाद बलवंत और अन्य लोगों ने एक बार फिर अपना आभार व्यक्त किया, जिससे रोशनी इतनी शर्मिंदा हुई कि उन्हें लगा कि वे शर्म के मारे ज़मीन में गिर जाएंगी। शिष्टाचार के एक दौर के बाद रोशनी ने आखिरकार वह खुशखबरी सुनी कि वे जा रहे हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगा जैसे वे वसंत की हवा में नहा रही हों। उनकी दूर जाती हुई आकृतियों को देखते हुए रोशनी एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उन्होंने देवांश को आवाज़ देकर स्पष्टीकरण मांगने की इच्छा को दबा दिया और उन्हें जाने दिया। उनके जाने के बाद करण ने रोशनी से कहा, चीफ रोशनी, 2 मामले हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी लगता है। उसका मूल रूप से कुछ कहने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने अभी देखा था कि रोशनी जिस तरह से देवांश को देख रही थी वह कुछ अजीब लग रहा था। इसलिए उसे लगा कि बोलना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा न हो कि रोशनी देवांश के बाहरी दिखावे से धोखा खा जाएं। क्या बात है? रोशनी ने पूछा। पहला इस देवांश के बारे में है। हालांकि मिस सिया और नन्ही पीहू बहुत दयनीय हैं। चीफ, आपको उनकी वजह से देवांश पर दया नहीं करनी चाहिए, करण ने दांत पीसते हुए कहा। ओह, क्यों? रोशनी ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि यह लड़का न केवल कानून की धज्जियां उड़ाता है बल्कि इंसानी जान को भी पैरों तले रौंदता है। ये बस अक्षम्य है, करण ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। अध्याय 548। अगर वह किसी को मारता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से मरने के लायक होगा। ये सुनकर रोशनी की बाहें तुरंत तन गईं। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि उनके अधीनस्थ देवांश से भिड़ें, अन्यथा देवांश का दिल जीतना आसमान पर चढ़ने से भी कठिन होगा। आखिर हुआ क्या? देवांश
मिस्टर देवांश, वे इंसानी जान की परवाह कैसे नहीं कर सकते? रोशनी ने एक शिकन के साथ पूछा। करण का दिल बैठ गया जब उसने सुना कि चीफ रोशनी ने संबोधन बदल दिया है, इसलिए उसने जल्दी से सुनाया कि रोशनी के पहाड़ में प्रवेश करने के बाद देवांश ने अपने दादा परदादाओं के साथ कैसा व्यवहार किया। उसने विशेष रूप से जोर दिया कि कैसे देवांश ने रंजीत, विक्की मल्होत्रा, धनराज और अन्य लोगों को प्रताड़ित किया, जिसका उद्देश्य देवांश की क्रूरता और मानव जीवन के प्रति उपेक्षा को उजागर करना था। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह सुनने के बाद रोशनी देवांश से पूरी तरह नफरत करेगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर पछतावे का एक संकेत भी दिखा, मानो वह कह रही हो, कितना अच्छा होता अगर मैं उस समय वहां होती। अरे नहीं, कहीं उस देवांश ने चीफ रोशनी को कोई वशीकरण की दवा तो नहीं पिला दी? वह आखिर एक वैद्य है, शायद वह सच में वशीकरण मंत्र जानता हो। चीफ रोशनी, आप ठीक तो हैं? करण ने टटोलते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर करण को निर्देश दिया, साथ ही अब से चाहे मिस्टर देवांश कुछ भी करें तुम उन्हें नहीं रोकोगे। क्यों? करण बहुत उलझन में था। कोई सवाल नहीं, यह एक आदेश है, रोशनी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। क्या इसका मतलब है कि वह लोगों को मार सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर वह किसी को मारना चाहता है तो वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति है जो मरने के लायक है। तुम केवल उसके पीछे सफाई करने के लिए जिम्मेदार हो, तुम्हें किसी और चीज में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, रोशनी ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। करण थोड़ा दंग रह गया। चीफ रोशनी, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह एक आदेश है, रोशनी ने जोर देकर कहा। जी, मिशन स्वीकार है, करण ने जोर से जवाब दिया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, काम तमाम है, उन्होंने जरूर वशीकरण का घूंट पी लिया है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द जनरल को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, करण ने मन ही मन सोचा। ठीक है, वह मामला सुलझ गया। दूसरी बात क्या है जो तुम मुझे बताना चाहते थे? रोशनी ने पूछा। चीफ रोशनी, कल एक मिलिट्री अकादमी कैडेट रणवीर गिल आपको ढूंढ रहा था। यदि आप उससे फिर मिलें तो आपको बेहद सावधान रहना होगा। रणवीर गिल, वह नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है। मुझे लगता है कि मैंने आज सुबह नाश्ते के दौरान तुम्हें सैनिकों के सामने उसे डांटते हुए सुना था। क्या बात है, उसने क्या किया? रोशनी ने उत्सुकता से पूछा। रोशनी का सवाल सुनकर करण ने फिर रोशनी को कल आधी रात के बाद क्या हुआ इसका विस्तृत विवरण दिया। पता चला कि जब करण कल सुबह मुख्य सड़क पर गश्त कर रहा था और चिल्ला रहा था तो उसने रणवीर गिल और एक महिला को देखा जो एक घर से बाहर भागने वाले सबसे पहले लोग थे। इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने का कारण ये था कि उस समय दोनों अस्त व्यस्त थे और महिला के बाल और भी अधिक बिखरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि दोनों ताश खेल रहे थे और अभी सोए नहीं थे, इसलिए वे इतनी जल्दी भाग निकले। करण ने लाउडस्पीकर के माध्यम से रणवीर गिल पर चिल्लाया, उसे लोगों को बचाने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन रणवीर गिल सीधे दूसरे घर की ओर भागा, करण के शब्दों को अनसुना करता हुआ। उस समय करण ने सोचा कि जब तक लोगों को बचाया जा सकता है, चाहे कोई भी परिवार हो, यह अभी भी जान बचाना है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके गाड़ी से जाने के कुछ ही देर बाद उसने देखा कि दो कारें उसके पास से सनसनाती हुई गुजरी और रणवीर गिल उनमें से एक की अगली सीट पर बैठा था। तभी करण को एहसास हुआ कि रणवीर गिल दूसरे घर में लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि कार चलाने के लिए भागा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी कार में स्पष्ट रूप से खाली सीटें थीं, लेकिन जब सड़क किनारे एक गर्भवती महिला ने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हिलाया तो वे बिल्कुल नहीं रुके, सीधे मोड़ मुड़े और शहर की ओर बढ़ गए। वास्तव में आम नागरिकों से भी तेज भाग रहे थे। उस पल करण को पता चल गया कि रणवीर गिल वह नालायक सैनिक बनने के लायक ही नहीं था। बस बात यह थी कि वह उस समय लोगों को बचाने में व्यस्त था और उसके पास रणवीर गिल से निपटने का समय नहीं था, अन्यथा वह ऐसे काय को गोली मार देता जो युद्ध में भगोड़ा हो गया। इसलिए दबे हुए गुस्से से भरा हुआ उसने रात के खाने से पहले सैनिकों को रणवीर गिल के बारे में सूचित किया और सैनिकों को शिक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, कहीं ऐसा न हो कि वे रणवीर गिल के नक्शे कदम पर चलें। उस लड़के का भी कोई बैकग्राउंड लगता है। उसने कहा कि उसके दादाजी को पता चल गया था कि आप यहाँ हैं, इसीलिए वह आपको खोजने के लिए भागा आया। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है चीफ आपको उससे धोखा नहीं खाना चाहिए, करण ने अपनी बात जारी रखी। रोशनी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। तो चीफ रोशनी, मैं पहले बाहर जाता हूँ। करण के बोलने और अनुमति प्राप्त करने के बाद वह सीधे जनरल हर्षवर्धन के अस्थायी कार्यालय में गया। उसकी उम्मीद के मुताबिक जैसे ही वह पूरी कहानी स्पष्ट रूप से समझाएगा, जनरल हर्षवर्धन निश्चित रूप से चीफ रोशनी को होश में लाएंगे। हालांकि जब उसने जनरल हर्षवर्धन को चीफ रोशनी के आदेश के बारे में बताया तो जनरल ने अप्रत्याशित रूप से कहा, सब कुछ कैप्टन रोशनी की इच्छा के अनुसार ही किया जाएगा। करण पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे लगा कि उसकी दुनिया ढहने वाली है, लेकिन कोई लेकिन नहीं।
ये कैप्टन रोशनी का आदेश है और यह मेरा हर्षवर्धन का भी आदेश है, समझे? जनरल हर्षवर्धन ने जोर देकर कहा। जी, मिशन स्वीकार है। करण ने पूरी तरह से सैल्यूट किया, फिर ऑफिस से बाहर चला गया और साफ नीले आकाश को देखते हुए उसका चेहरा उलझन से भरा था। देवांश और उसका समूह कैंप से बाहर निकला और ठाकुर निवास की ओर टहलने लगा। रोशनी के भी असहाय होने की बात जानकर रास्ते में किसी का भी मूड बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि लकी फैट मास्टर भी सुस्त और निराश था। इस पल देवांश को रिया कपूर का एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसे उसने व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर रखा था। सुना है जहां तुम हो वहां भूस्खलन हुआ था। सुना है ये सुलझ गया। क्या ये तुमने किया? देवांश ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन फिर उस लड़की ने एक और मैसेज भेजा। अनिल पाटिल और उनके बायोडेटा प्रोसेस हो गए हैं। मुझे व्हाट्सएप पर अनब्लॉक करो और मैं तुम्हें विशिष्ट फॉर्म भेज दूंगी। अगर वह कर सकता तो देवांश वास्तव में उसे अनब्लॉक नहीं करना चाहता था, लेकिन अनिल पाटिल का मामला वास्तव में काफी जरूरी था। आखिरकार ये पहले से ही नए साल का तीसरा दिन था और ये तय करने का समय था कि कहाँ के लिए टिकट खरीदे जाएं। कोई विकल्प न होने पर देवांश को रिया कपूर को अनब्लॉक करना पड़ा और फिर उसने उसे एक भेजा, ये दर्शाते हुए कि अब संदेश सामान्य रूप से भेजे जा सकते हैं। रिया कपूर ने पहले देवांश को एक थर की इमोजी के साथ जवाब दिया और फिर लगातार 1 दर्जन से अधिक बोल्ड तस्वीरें भेजी, जिससे देवांश का मन हुआ कि वह रिया कपूर को मौके पर ही फिर से ब्लॉक कर दे। लेकिन जैसे ही देवांश ऐसा करने वाला था, रिया ने एक संदेश भेजा, फॉर्म अभी भेज रही हूँ। इतना कहकर रिया कपूर ने देवांश को फॉर्म भेज दिया, ये साबित करते हुए कि वह अपनी बात की पक्की है। देवांश को चिंता थी कि रिया कपूर कोई चाल चल सकती है, इसलिए उसने फाइल प्राप्त की, जांचने के लिए खोली और पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने इसे अनिल पाटिल को फॉरवर्ड कर दिया। फिर उसने नीचे एक वाक्य जोड़ा, मैंने एक सरसरी नज़र डाली, ये सभी अच्छे पद हैं। कैसे चुनना है यह आप पर निर्भर है। अनिल पाटिल ने जल्दी से उसे फ़ोन किया। देवांश ने जवाब दिया और इसे स्पीकर पर डाल दिया और फिर अनिल पाटिल की अविश्वसनीय रूप से उत्साहित आवाज़ दूसरी तरफ से आई, गॉडफादर, क्या आपको अभी भी एक गॉडसन की ज़रूरत है? गॉडफादर, 300 महीने से ज़्यादा का एक बड़ा बच्चा, गॉडफादर, क्या आप विचार करेंगे? बलवंत, लक्ष्मी, सिया, दीपिका, तुषार और अन्य सभी ने देवांश पर घृणा भरी नज़रों से देखा। इन नज़रों ने देवांश के रोंगटे खड़े कर दिए, जिससे उसने फ़ोन काटने से पहले सीधे फ़ोन में दफ़ा हो जाओ चिल्लाया। हालांकि इस छोटे से अंतराल ने हर किसी के पहले के उदास मूड को बेहतर बना दिया और वे पूरे रास्ते गप्पे मारने और हंसने लगे। देवांश को वास्तव में यह माहौल पसंद आया। उसे लगा कि वह कम से कम कुछ और दिनों तक ऐसे शानदार समय का आनंद ले सकता है, लेकिन फिर उसके दिल में हलचल हुई और उसने पाया कि दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों पर उसने जो ताबीज लगाए थे वे तेजी से और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे थे। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो देवांश को ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि वे चाहे कहीं भी भागें, देवांश उन्हें ढूंढ निकालने में सक्षम होता। लेकिन जिस चीज ने देवांश के माथे पर चिंता की लकीरें लाद दी वह ये थी कि युवा मठाधीश के आत्मा विस्फोट विधि का उपयोग करके उसने जो ताबीज सभी पर लगाए थे वे धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। ये तो कोई ताबीज हटा रहा है। अध्याय 549। ओफ, पापा ने फिर से लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दिया। शुरू में देवांश को लगा कि उसने गलत महसूस किया है, इसलिए उसने अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया और फिर से ध्यानपूर्वक महसूस किया। सावधानीपूर्वक महसूस करने पर उसने पाया कि दिव्य मेघा आश्रम के शिष्यों पर अंकित किए गए पोजिशनिंग ताबीज वास्तव में धीरे धीरे गायब हो रहे थे और उनके साथ उसका संपर्क भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसका मानना था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह उनके स्थानों का पता पूरी तरह से खो देगा और फिर कभी उनके निशान नहीं ढूंढ पाएगा। ये सोचकर देवांश की आंखें अचानक तीखी हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेरे ताबीज को खत्म कर सकते हैं। क्या दिव्य मेघा आश्रम के पुराने पूर्वज एकांतवास से बाहर आ गए हैं, या दिव्य मेघा आश्रम ने किसी अधिक शक्तिशाली बाहरी मदद को आमंत्रित किया है? देवांश को अभी पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि चाहे दूसरा पक्ष कोई भी हो, जो कोई भी उसे दिव्य मेघा आश्रम से ऊर्जा मणियों की बिन पैसे की शॉपिंग करने से रोकने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम का सामना करना पड़ेगा, पूर्ण विनाश। हालांकि देवांश के पास अभी भी एक बैकअप योजना थी, लेकिन दिव्य मेघा आश्रम की ऊर्जा मणियां वर्तमान में उसके लिए प्राण बंधन महायंत्र स्थापित करने का सबसे आशाजनक तरीका लग रही थीं। और जैसे ही प्राण बंधन महायंत्र स्थापित हो जाएगा, वह बहुत ही कम समय में ड्रोन स्तर को तोड़कर आगे बढ़ने में सक्षम होगा और तब पीहू के लिए मज्जा शोधन और नाड़ी मार्जन करना बाएं हाथ का खेल होगा। इसलिए जो कोई भी अब दिव्य मेघा आश्रम की मदद करने की हिम्मत कर रहा था, वह उसे ब्रेक थ्रू करने से रोक रहा था। उन्हें नष्ट करने के अलावा देवांश वास्तव में उनसे निपटने के किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था।
देवांश की मूल योजना के अनुसार उसका इरादा था कि वह लालटेन उत्सव तक बुजुर्ग दंपति के साथ रहे और फिर दिव्य मेघा आश्रम में बिन पैसे की शॉपिंग के लिए जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे पहले ही जाना होगा। अन्यथा यदि उसने वास्तव में ताबीज की सेंसिंग खो दी तो यह वास्तव में भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। इसलिए आंगन में प्रवेश करने के बाद देवांश जाने का बहाना खोजने ही वाला था, लेकिन लकी फैट मास्टर पहले बोल पड़ा, देवांश हम सब वापस जा रहे हैं। इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? कुछ दिन और क्यों नहीं रुकते? हालांकि देवांश ने रोकने वाले शब्द कहे, लेकिन उसके हाथों की हरकत बिल्कुल धीमी नहीं हुई। वह लगातार लकी को दरवाजे से बाहर धकेल रहा था। नहीं, क्या मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? लकी नाराज था, आंगन के गेट की चौखट से चिपका हुआ था और मरने पर भी छोड़ने को तैयार नहीं था। हम एक दूसरे के लिए कौन हैं? इन औपचारिकताओं की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारी भूख के साथ तुम मेरे ठाकुर परिवार को लगभग कंगाल कर रहे हो। तुम्हें रखकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। देवांश ने कहा, लकी की उंगलियों को हटाने की कोशिश करते हुए उसके हाथों को चौखट से हटाने का प्रयास कर रहा था। देवांश, इसका क्या मतलब है? मैं इतनी दूर तुम्हें नए साल की बधाई देने आया, तुम मुझे खाली हाथ नहीं लौटा सकते, है ना? लकी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरे खेत की मिट्टी काफी अच्छी है, क्या मैं तुम्हें 2 किलो वापस ले जाने के लिए दे दूं? देवांश ने ईमानदारी से कहा, जबकि वह अभी भी उसकी उंगलियां हटाने की कोशिश कर रहा था। देवांश, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी चमड़ी लकी से भी ज्यादा मोटी होगी। खुद को सुनो, क्या ये इंसानों वाली बातें हैं? लकी ने दर्द भरे आक्रोश के साथ कहा। तो तुम क्या चाहते हो? देवांश ने पूछा, समझौता करते हुए प्रतीत हुआ। ये सुनकर लकी ने तुरंत साइड वाले कमरे को बड़ी आंखों से घूरा, फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, लकी लालची इंसान नहीं है, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस तुषार की कार की डिक्की को स्वादिष्ट खाने और पीने की चीजों से तब तक भर दो जब तक कि वह छलक न जाए। मुझे लगता है तुम्हें वहां ठूसना बिल्कुल सही रहेगा, देवांश ने कहा, अपनी रणनीति बदलते हुए। उसने अब लकी की उंगलियों को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि लकी की कमर को पकड़ लिया और उसे ताकत से पीछे की ओर खींचा। हालांकि लकी ऐसा लग रहा था जैसे वह चौखट से जड़ जमाए हुए हो और उसे खींचा नहीं जा सकता था। लेकिन लकी बस वहां बैठा इंतजार नहीं कर रहा था, इसके बजाय वह आंगन में अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, अंकल, देवांश को देखिए, क्या यह इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है? क्या आप इस बारे में कुछ करने वाले हैं? हा 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 हा, मैं करूंगा, बिल्कुल। एक पल रुको, मैं अपना हथियार ले आता हूँ, बलवंत ने हंसते हुए कहा, फिर वास्तव में अपनी कमर से एक चमड़े का कोड़ा निकाला और देवांश की ओर चले। जैसे ही देवांश ने अपने पिता को अपना जादुई हथियार निकालते देखा, उसने तुरंत हार मान ली, लकी को छोड़ दिया और एक तरफ छिप गया। प्रतिष्ठित अमर सम्राट इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर अप्रत्याशित रूप से खुद को एक साधारण चमड़े के बैग द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ पा रहा था। देवांश को लकी को छोड़ते देख बलवंत ने लकी को हाथ हिलाया, फिर उसे साइड वाले कमरे की ओर ले गए। मुस्कुराते हुए बोले, सारा अच्छा सामान वहां है, जो चाहे ले लो। अगर डिक्की काफी नहीं है तो तुम बैठते समय अपनी गोद में कुछ और पकड़ सकते हो। बलवंत दिखावा नहीं कर रहे थे, वे वास्तव में यही चाहते थे, उन बच्चों की तरह जो लंबी यात्रा पर जा रहे हों और माता पिता हताशा में कार में सामान ठूंस रहे हों। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वे वास्तव में इन बच्चों को पसंद करते थे। पिछले कुछ वर्षों में देवांश के पिछले व्यवहार के साथ, यदि वे त्योहारों के दौरान बुजुर्ग दंपति से मिलने नहीं आते तो शायद उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कितने दुखी हो गए होते। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि उन वर्षों के दौरान वे बुजुर्ग दंपति की परवाह नहीं करते तो उन्होंने वास्तव में जीने की हिम्मत खो दी होती। इसके अलावा उन्होंने स्वेच्छा से उनके कर्ज चुकाने में मदद करने की पेशकश भी की, पूरी तरह से यह अनदेखा करते हुए कि क्या वह और देवांश भविष्य में उन्हें चुका पाएंगे। जब उन्होंने देखा कि वे उनका पैसा स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं तो उन्होंने साल के बकरे को काटने और साल के बकरे को बेचने में उनकी मदद की। कोई भी गंदा या थका देने वाला काम करने के लिए तैयार थे। रईसजादों वाले नखरे बिल्कुल नहीं थे। इसलिए बलवंत लकी और अन्य लोगों को अपने बेटों की तरह मानते थे। साइड वाले कमरे की चीजों की तो बात ही छोड़िए, अगर वे उनकी जान भी मांगते तो वे जरा भी संकोच नहीं करते। पिताजी, क्या आप थोड़ा और किफायती नहीं हो सकते? आपके बेटे के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। देवांश आंगन के बाहर से दर्द में कराह उठा। चुप रहो, एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो मेरे 9 कोड़ा बिजली चाबुक को निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। बलवंत ने देवांश को गुस्से से घूरा, फिर लापरवाही से साइड वाला कमरा खोल दिया। ताला कल ही बदला गया था, पिछला वाला धनराज द्वारा काट दिया गया था। दरवाजा खुला और लकी, शिष्टाचार से पूरी तरह बेखबर, तुषार को घसीटते हुए साइड वाले कमरे में घुस गया, चिल्लाते हुए, तुषार, किसका इंतजार कर रहे हो? किस्मत दांव पर है, हमला।
वहाँ केवल 2 लोग थे, लेकिन लकी ने गांव में घुसने वाले आक्रमणकारियों का आभास पैदा कर दिया, जैसे कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उन्होंने साइड वाले कमरे से सब कुछ बाहर नहीं निकाल लिया। हालांकि उसके मजबूत आभास के बावजूद अंत में उसने और तुषार ने विनम्रतापूर्वक केवल शराब की 2 बोतलें लीं और बाहर आ गए। ये करजत जिले का रिवाज था कि नए साल की बधाई देने वालों को बदले में उपहार दिए जाएं, आगंतुकों को खाली हाथ न जाने दिया जाए। इसलिए लकी और अन्य लोगों ने सोचा कि बलवंत और उनकी पत्नी का अतिरिक्त खर्च करवाने के बजाय वे बस कुछ तैयार सामान ले सकते हैं। अंत में देवांश ने खुद कार्रवाई की, एक बार में 2 बक्से शराब के बक्सों को तुषार की डिक्की में लाद दिया। भले ही तुषार और लकी उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन देवांश ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अंत में जब शराब के बक्से वास्तव में अब और फिट नहीं हो सकते थे, तो देवांश हाई एंड सिगरेट ब्रांड का एक और बड़ा बॉक्स लाया, उसे खोला और हताशा में डिक्की की खाली जगहों में उन्हें ठूंस दिया। केवल जब कुछ और अंदर नहीं जा सकता था, तभी देवांश ने आखिरकार रोका। उनकी दोस्ती ऐसी ही थी, चाहे उनके शब्द कितने भी कठोर क्यों न हो। जब बात आती थी तो वे उन कठोर शब्दों के ठीक विपरीत करते थे जो उन्होंने पहले कहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे सभी वास्तव में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसे जोर से कहने को तैयार नहीं था। मैं कहता हूँ, क्या तुमने कुछ अच्छा सामान छिपा रखा है जिसकी वजह से तुम इन सिगरेट और शराब के साथ इतने उदार हो रहे हो? लकी ने काफी अविश्वास से पूछा। बकवास कम, जल्दी जाओ, मुझे जल्दी है। देवांश ने सीधे लकी को कार में धकेल दिया, उनसे जल्दी जाने का आग्रह किया। तुम्हें जल्दी है? आज नए साल का केवल 3रा दिन है, पूरा देश छुट्टी पर है। तुम किस तरह के समय के लिए भाग रहे हो? लकी ने उत्सुकता से पूछा। व्यापारिक मामले, थोड़ी दुर्घटना हो गई, देवांश ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। देवांश को लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। आखिरकार बिन पैसे की शॉपिंग को भी व्यापार माना जा सकता है ना? क्या ये गंभीर है? क्या तुम्हें मदद चाहिए? तुषार ने तुरंत पूछा। लकी ने भी सिर हिलाया और कहा, भूलो मत, तुम्हारा भाई लकी अब एक आंतर शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट है। मैं एक मौके से किसी भी समस्या को हल कर सकता हूँ। यह एक छोटी सी बात है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। मदद की कोई जरूरत नहीं है और निश्चित रूप से तुम्हारे भयानक आंतर शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी बात जिसे नए साल के 3रे दिन सुलझाना जरूरी है। डिम्पल ने पूछा, भौहें सिकोड़ते हुए। देवांश ने कंधे उचकाए और कहा, बात बड़ी नहीं है, बस यह है कि दूसरा पक्ष मेरा सामान लेकर भाग गया, लेकिन मुझे उसका पीछा करके उसे जल्दी वापस लाना है, नहीं तो अगर वे बहुत दूर चले गए तो मैं उन्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कार के अंदर और बाहर हर कोई दंग रह गया। दूसरा पक्ष पहले ही भाग चुका है और तुम अभी भी कह रहे हो कि यह बस मामूली है। ठीक है, तुम लोग जल्दी जाओ, मुझे भी जाना है। देवांश ने हाथ हिलाया, उन्हें जल्दी ड्राइव करने का संकेत दिया। तुम कैसे जा रहे हो? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं या तुम्हारी बहन की जी वैगन चलाओगे? तुषार अधिक व्यवहारिक था, बहुत ही वास्तविक समस्याओं पर विचार कर रहा था। देवांश ने ये सुना और मजाक में कहा, तुम्हारी कार भरी हुई है, मैं कहाँ बैठूंगा? लकी को बाहर निकलने दो और कुछ दिन और रहने दो, मैं पहले तुम्हारे साथ सामान का पीछा करने चलूंगा। तुषार ने सीधे कहा, रहने दो, उसकी भूख के साथ जो सामान मैं वापस लाऊंगा वह उसके लिए एक बार के खाने के लिए भी काफी नहीं होगा। मैं वह घाटे का सौदा नहीं कर रहा। देवांश ने चिढ़ाते हुए मुस्कान के साथ कहा, तो मेरी कार ले लो। दीपिका ने सीधे अपनी चाबियां निकाली, देवांश को देने ही वाली थीं, लेकिन देवांश ने फिर से मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास अपना तरीका है। तुम्हारे गांव में कोई हाई स्पीड रेल नहीं है, अगर तुम ड्राइव नहीं करोगे तो तुम उनका पीछा कैसे करोगे? लकी ने चिढ़कर पूछा। मैं उड़कर वहां जाऊंगा, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कार के अंदर और बाहर हर कोई सन रह गया। उफ, पापा ने फिर से लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दिया। नन्ही पीहू, जो जमीन पर उकड़ूं बैठकर एक डंडी से कीचड़ के साथ खेल रही थी, ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए अपनी तोतली आवाज में कहा, अध्याय 550। मैं बस इतना ही जा सकता हूँ, इससे ज्यादा तो बेद भी हो जाएगी। तुषार, इंजन बंद करो। लकी भाई, आज मैं देखूंगा कि यह कैसे उड़ता है। लकी अपनी जिद पर अड़ गया और सीधे तुषार से इंजन बंद करने को कहा। उसका इरादा देवांश की पोल खोलने का था। तुषार ने ये सुनते ही गाड़ी बंद कर दी, फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ देवांश को देखा, ये सोचते हुए कि अब वह अपनी इस डीन से कैसे बाहर निकलेगा। वैसे भी करजत जिले तक केवल 1.5 घंटे का रास्ता था, इसलिए वे जब चाहे निकल सकते थे। तुषार को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। देवांश ने उन दोनों को नजरअंदाज किया और इसके बजाय पीहू के पास गया, हाथ बढ़ाया और प्यार से उसकी छोटी नाक को थपथपाया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटी याद रखना, तुम्हारे पापा कभी डींग नहीं मारते। पापा, क्या आप सच में उड़ सकते हैं?
देवांश की बात से पीहू की उत्सुकता जाग गई और उसने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, बिल्कुल, पापा ने तुमसे कब झूठ बोला है? हम पिछले 2 साल मायने नहीं रखते। उस समय पापा अपने आप में नहीं थे और मैंने जो कुछ भी कहा और किया वह मेरा असली इरादा नहीं था, देवांश ने बहुत गंभीरता से कहा। तो पीहू के लिए उड़कर दिखाए। पीहू की आंखें फैल गईं। उत्साह से चमकते हुए उसने पूछा, ठीक है, तुम थोड़ी देर आंगन में इंतजार करो, पापा अभी तुम्हारे सिर के ऊपर से उड़ेंगे, देवांश ने कहा, फिर मुड़ा और आंगन से बाहर चला गया। लकी ने ये देखा और कहा, मैं कहता हूँ तुम हमें यहाँ लटका कर बस भागने वाले तो नहीं हो, है ना? क्या मैं तुम्हारी नज़रों में इतना अविश्वसनीय हूँ? देवांश ने लाचारी से पलटकर पूछा। जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अविश्वसनीय, लकी ने सीधे जवाब दिया। देवांश ने एक फीकी मुस्कान दी, भीड़ के संदेह की अब और परवाह नहीं की और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। ये देखकर हर कोई जल्दी से आंगन से बाहर निकल आया। जब उन्होंने देवांश को मुख्य सड़क पर पहुंचते देखा तो वह नागपुर पुल की ओर ऊपर नहीं गया बल्कि गांव के अंत की ओर चल दिया। वे तुरंत समझ गए कि देवांश क्या योजना बना रहा था। गड़बड़ है। जनरल हर्षवर्धन के उसके प्रति रवैये को देखते हुए वह कोई और बड़ा कारनामा करने वाला है, लकी ने उदास चेहरे के साथ कहा। ये कहने के बाद उसने तुरंत तुषार को कार में धकेल दिया। जल्दी 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 कार में बैठो और चलो। जब तक मैं इसे नहीं देखूंगा उसका कारनामा रात में रेशमी कपड़े पहनने जैसा होगा, पूरी तरह से सफल नहीं होगा। तुषार ने ये सुना और अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। हंसते हुए डांटा, 20 साल के हो गए हो, क्या थोड़ा और गंभीर नहीं हो सकते? उसने ऐसा कहा लेकिन उसकी हरकतें किसी और से कम तेज नहीं थीं। वह मर्सिडीज में कूद गया, कार स्टार्ट की और लकी पर चिल्लाया, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? कार में बैठो। अगर और देर हुई तो वह अपना कारनामा कर चुका होगा। खैर, जिसने अभी लकी के गंभीर न होने की शिकायत की थी, जब वह चंचल मूड में आया तो वह लकी से भी ज्यादा बचकाना था, जिससे सभी हंस पड़े। और जब उन सभी ने बलवंत और अन्य लोगों को अलविदा कहा, तुषार ने एक्सीलेटर दबा दिया और एक दहाड़ के साथ कार आंगन से बाहर निकली, नागवाड़ी टाउन की ओर गरजती हुई। लकी, जो पैसेंजर सीट पर बैठा था, तुषार की इस दुस्साहसिक हरकत से इतना डर गया कि वह बार बार चीखा, भाई कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लकी की बात सुनकर तुषार पहले तो दंग रह गया, फिर उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से स्टीयरिंग व्हील को सहलाया। उसके चेहरे पर एक कोमल अभिव्यक्ति थी, लिटिल बेन, हमें आखिरकार एक हमसफर मिल ही गया। बोलने के बाद तुषार ने लकी की ओर देखा, फिर अपना हाथ ड्राइविंग मोड को एडजस्ट करने वाले बटन पर रखा और उत्साह से लकी से कहा, जब से मैंने ये कार खरीदी है तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझसे कहा कि ब्रेक पर पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने क्या कहा? मैंने कब कहा कि कोई जरूरत नहीं? लकी पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, तुषार ने उसे जोर से बीच में ही रोक दिया। चूंकि तुम्हें भी लगता है कि ब्रेक पर पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आज मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। सब लोग कस के पकड़ो, ये हम चले। इसके साथ ही बटन पर तुषार के हाथ ने मर्सिडीज के स्पोर्ट मोड को सक्रिय कर दिया और फिर उसने एक्सीलेटर को जमीन तक दबा दिया। कार में बैठे 5 लोगों ने तुरंत शरीर आगे उड़ने, आत्मा पीछे छूटने की रोमांचक अनुभूति महसूस की। अरे ओ बुड्ढे, मैंने कहा था इतनी तेज चलाने की जरूरत नहीं है, लकी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। थप्पड़ खाने से सिर्फ गाल में दर्द होता है, उससे तुम मरोगे नहीं। अगर तुम ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे तो हम जल्द ही मर जाएंगे। अरे ओ बुड्ढे, लकी के लिए जल्दी से ब्रेक दबा। लकी की हताश चीखें लगातार कार के अंदर से आ रही थीं। उसकी आवाज से कोई भी पूरी तरह से बता सकता था कि उस समय वह कितना निराश रहा होगा, लेकिन तुषार को परवाह नहीं थी। वह बस दिल खोलकर हंसा और बोला, एक्सीलेटर दबाओ और बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वास्तव में वह पहले ही ब्रेक पर पैर रख चुका था और ड्राइविंग मोड पहले ही इकोनॉमी मोड में वापस आ चुका था। ये बस सड़क का वह छोटा, खुला, सीधा हिस्सा था जहां तुषार ने अपनी मनमर्जी की थी। लगभग 7 या 8 मिनट बाद नागपुर गांव के ऊपर आसमान में एक गरजती हुई आवाज गूंजी। सबने ऊपर देखा और पाया कि एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर ने अचानक उड़ान भरी, फिर ठाकुर निवास के ऊपर कम ऊंचाई पर मंडराने लगा। पीहू, देखो, पापा उड़ रहे हैं। देवांश ने प्रतीकात्मक रूप से हैंडल को पकड़ रखा था और उसका आधे से अधिक शरीर विमान के बाहर दिखाई दे रहा था। पीहू पहले से ही ऊपर देख रही थी, आवाज के स्रोत को खोज रही थी। जब उसने देवांश को अपनी ओर हाथ हिलाते देखा तो वह कूदने और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। पापा, ये पापा हैं, पापा उड़ रहे हैं, पापा सच में उड़ रहे हैं। सिया पीहू को इतना खुश देखकर एक समझदार मुस्कान के साथ मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं और स्वाभाविक रूप से अपने पिता को आदर्श के रूप में देखते हैं। इसलिए सिया बहुत उम्मीद करती थी कि देवांश बेहतरीन बन सके ताकि पीहू उससे प्रभावित होकर वह भी बेहतरीन बने।
हालांकि सियांश अस्पताल ने कहा था कि पीहू के पास केवल आधा साल है और देवांश ने भी कहा था कि 1,30,00,000 रुपए की एक औषधीय गोली उसे केवल 1 साल तक ही जीवित रख सकती है। फिर भी सिया को उम्मीद थी कि पीहू एक बेहतरीन इंसान बन सकती है, क्योंकि उसका पीहू को केवल 1 वर्ष तक जीवित रखने का कोई इरादा नहीं था। उसके दिल में पीहू निश्चित रूप से 100 साल तक जीवित रहेगी। अगर नहीं तो वह पीहू के साथ यमलोक तक जाएगी, अन्यथा यमलोक का रास्ता इतना लंबा था और पीहू इतनी छोटी थी, वह निश्चित रूप से अकेले डर जाएगी। थोड़ी देर आकाश में मंडराने के बाद हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर नागवाड़ी टाउन की ओर उड़ गया। हेलीकॉप्टर की रूपरेखा को धीरे धीरे दूर जाते देख सिया खुद को उसे बड़बड़ाने से नहीं रोक सकी। सुरक्षित वापस आऊंगा, देवांश ने विमान पर बहुत दूर अपनी दिव्य दृष्टि को वापस खींचा और धीमी आवाज में वादा किया। जल्द ही हेलीकॉप्टर तुषार की मर्सिडीज के पास पहुंच गया, फिर उसके सामने कम ऊंचाई पर मंडराने लगा। देवांश ने अपनी पुरानी चाल का फिर से इस्तेमाल किया। विमान से बाहर लटकते हुए एक अविश्वसनीय रूप से अतिरंजित अभिव्यक्ति के साथ मर्सिडीज की खिड़की पर जोर से हंसा। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि तुम कायल हुए या नहीं। कायल मेरी जूती, जब लकी आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण का उपयोग कर सकेगा तो मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर को एक मुक्के से तोड़ दूंगा। हेलीकॉप्टर की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए लकी स्वाभाविक रूप से देवांश की आवाज नहीं सुन सका, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि देवांश निश्चित रूप से पूछ रहा था कि वे कायल हुए या नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? इस तरह के एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 150 करोड़ है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे तोड़ना चाहते हो? तुषार ने मुस्कुराते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लकी का गला तुरंत भर आया, फिर उसने ठंडी सांस ली। ऐसा नहीं है कि लकी भुगतान नहीं कर सकता, बात बस यह है कि लकी दरियादिल है और देवांश के स्तर तक नहीं गिरेगा। बिल्कुल सही, लकी सच में दिलदार है, तुषार ने लापरवाही से तारीफ की। और लकी एक पल की खामोशी के बाद अचानक ईर्ष्यालु अभिव्यक्ति के साथ दूर जाते हेलीकॉप्टर को देखने लगा और आह भरी। देवांश को इतना असाधारण व्यवहार सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसे मुंबई के महागुरु देवांश की महिमा का सहारा मिला। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर महागुरु देवांश खुद आते तो वे उनके साथ कैसा व्यवहार करते। ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी प्रतिभा और देवांश द्वारा दी गई गुप्त नियमावली के साथ मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही एक सिद्ध महागुरु बन जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि वे एक सिद्ध महागुरु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही, लकी की प्रतिभा के साथ मैंने केवल 1 घंटे में आंतर शक्ति विकसित कर ली। सिद्ध महागुरु बनने में शायद 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे, लकी ने आत्मविश्वास से कहा। 3 महीने? कार में सवार अन्य 4 लोग चौंक गए। क्या तुम्हें भी लगता है कि यह बहुत लंबा समय है ना? कोई चारा नहीं, मैं मूल रूप से 1 महीना कहना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं विनम्र हूँ इसलिए मैंने समझौता किया और 3 महीने कहा। तुम फिर से समझौता क्यों नहीं कर लेते, जैसे 30 साल या कुछ और? तुषार ने लाचारी से पूछा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तो बेद भी हो जाएगी, लकी ने दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी बहुत अदब वाले हो? कार में सवार अन्य 4 लोगों ने एक साथ पूछा। लकी ने ये सुना और हंसा। तो फिर इसे 3 साल में बदल दें। दफा हो जाओ। आर्म्ड हेलीकॉप्टर कार के सामने ज्यादा देर तक नहीं रुका। इससे पहले की रोशनी, जिन्हें अस्थायी रूप से पायलट के रूप में बुलाया गया था, ने उसे ऊपर उठाया और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बेतहाशा उड़ा ले गईं। इस हिस्से को सुनते हुए मुझे पहली बार लगा कि कहानी ने सिर्फ ताकत से आगे बढ़कर जिम्मेदारी और छुपे हुए बोझ की बात करनी शुरू कर दी है। बाहर से देवान हंसता है, मजाक करता है, उड़कर दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह समय के खिलाफ दौड़ रहा है। पीयू की मासूम एक लाइन, पापा फिर से लंबी लंबी फेंक रहे हैं, मेरे लिए सबसे भारी पल था, क्योंकि वही लाइन बताती है कि यह दिखावा नहीं, एक पिता की कोशिश है अपने बच्चे को डर से दूर रखने की। और रोशनी का बदला हुआ रुख, मुझे लगता है वो अब सिर्फ एक अवसर नहीं रही, वह सच्चाई के बहुत करीब आ चुकी है। आगे कहानी शायद है और भी हल्की नहीं होगी। अब दाव सिर्फ दुश्मनों का नहीं, समय और कीमत का है। अब बताइए, अगर आपके पास देवांश जैसी ताकत हो तो क्या आप अपना सच अपनों से छुपा पाते?